ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल म्यूजिशियन होता है। वो हर वक्त पढ़ता रहता है। उसके पास एक दिन एक लड़की आती है जिसके साथ वो एक जर्नी पे निकलता है, लेकिन एक दिन वो मर जाता है और वो रीइंकार्नेट होता है। आगे उसकी स्टोरी हम जानेंगे। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ आती है जो हमें कहती है ये उस दिन की बात है जब ब्लैक मैजिक हम लोगों को निकल रहा था। फिर हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो रो रहे होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं उसके बाद गहरी नींद में चला गया और कभी नहीं उठा। फिर हमें एक लड़की रोते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं अपने साथियों को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए सो गया। वो बताता है कि ये इस बात को गुजरे हुए 300 साल हो गए, जो जगह हमने ली हुई थी और जो हमारे साथ इधर उधर हमारी लाइफ चल रही थी, वो सब कुछ नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स थे। हमें एक बंदा रेंगता हुआ नजर आता है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उठ रहा होता है। फिर वो कहानी बता रहा होता है, कहता है कि ये सब कुछ अब भी इस दुनिया में, ये दुनिया पूरी डार्कनेस से भरी हुई है। फिर हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके सामने वो बंदा बैठा हुआ होता है। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसने बुक पकड़ी हुई होती है। उसे अचानक आवाज आती है अपने दरवाजे के बजने की। वो उस तरफ देखता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की कौन है। फिर वो हमें बताता है कि जब वो 13 का हुआ तो उसके वो हीरो एक उसको मिलने आया मैजिक टावर से। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। लड़की कहती है तुम वही हो ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि 100 साल में एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा आता है जो इतना बड़ा विजार्डमैन बन सकता है। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। फिर वो हमें बताता है कि वो पर्सन जो उससे उस दिन मिलने आया था वो उसके स्नो वाइट बाल थे और उसकी गोल्डन आंखें थी। फिर हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम द ग्रैंड विजार्ड रिन होता है। ये एक छोटा सा बच्चा होता है। ये फिर अपनी बुक्स वापस सही करने लगता है। लड़की को इग्नोर मारने लगती है। लड़की हैरान हो जाती है। लड़की उसके पास जाती है लेकिन वो फिर भी बुक्स रख रहा होता है। लड़की उसको आवाज लगाती है लेकिन वो उसको फुल इग्नोर मार रहा होता है, बुक्स रख रहा होता है। लड़की कहती है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, तुम मेरी बात सुन रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ। लड़का फिर भी इग्नोर मार रहा होता है। रिन उसे कहता है मैं कोई बच्चा या विजार्ड मास्टर नहीं हूँ, मेरा नाम रिन है। जिसे सुनकर वो लड़की पहले तो हैरान होती है, फिर वो बहुत खुश हो जाती है। कहती है चलो ये तो कुछ बोला तो सही। फिर वो कहती है क्या तुम सच में विजार्ड मास्टर हो, मैं सही जगह पे ही आई हूँ ना, तुम लग तो रही हो लेकिन तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा तुम विजार्ड मास्टर, तुम बच्चे ही लग रहे हो मुझे। जिस पर एमसी चुप हो जाता है। वो कहती है अगर तुम इतने से बच्चे विजार्ड मास्टर हो तो तुम्हें तो रोज पैम्पर पहनने की जरूरत होती होगी, रोज डायपर चेंज करने की। अगर तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें रोज डायपर चेंज करवाऊंगी। जिस पर एमसी गुस्सा हो जाता है। एमसी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। एमसी फिर फायरबॉल चैंट करता है जिस पर वो लड़की पीछे जाती कहती है मैं तो बस मजाक करी थी, मुझे नहीं मारो। वो पीछे पीछे जाने लगती है। फिर वो पीछे जाकर बुक शेल्फ पे लगती है। फिर से उसके सर में एक अंडा बन जाता है। फिर ऊपर से बुक्स उसके ऊपर आके गिर रही होती है। रिन उसको देख के हैरान हो जाता है। रिन कहता है आखिर ये कैसी नमूनी है, इसके लिए तो मुझे पावर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपनी फायर पावर को अंदर बुला लेता है। फिर वो उसको देखता है। वो उस बुक में गड़ गई होती है, उसकी अजीब सी शक्ल हो गई होती है, बहुत फनी शक्ल होती है। उसे देखकर एमसी पहले तो हैरान होता है लेकिन फिर वो हंसने लग जाता है। वो क्यूट सी स्माइल देता है जिसे देखकर लड़की कहती है चलो आखिरकार तुम मुस्कुराए तो सही। उसके बाद वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है। एमसी कहता है ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाती है। एमसी पकड़ने से हेजिटेट तो करता है लेकिन उसकी स्माइल देख के अपना बलौंडा पिघल जाता है। वो रिन से फिर हाथ मिलाती है और अपना नाम लिस्टा बताती है। वो कहती है मैं एक फेक हीरो हूँ। फेक हीरो असल में उसको कहते हैं जो जेनेटिकली मतलब उसने नकली पार्ट्स लगा के उसने पावर अप किया और उसके पास कोई नेचुरल पावर्स ना हो। उसके बाद वो बताती कि मेरी एक पार्टी है जिसमें तुमने एंटर करना है और हमने मिलके एबिस को डिफीट करना है। ये कोई सो कॉल्ड हीरो पार्टी थी जिसपे वो मुझे बुला रही थी। उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी पार्टी में 2 और इंडिविजुअल्स हैं, 2 और बंदे हैं जो बहुत ताकतवर है और मशहूर है, जो इसने ज्वाइन किए हुए हैं। फिर हमें इन दोनों बंदों के बारे में बताया जाता है। एक बड़ा सा आदमी होता है और एक छोटी बच्ची सी लकड़ी होती है। जो छोटी बच्ची सी होती है उसको फायर ड्रैगन कहा जाता है क्योंकि उसके पास फायर की पावर है और वो प्रीस्टेस है। जो बंदा है वो किंगडम का वो आर्चर कहलाता है जो अपनी आर्चरी के लिए मशहूर है और वो कोई निशाना नहीं चूकता। फिर एरिन उसको कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे जाके मर तो नहीं जाऊंगा। वो लड़की की कहती है कि वो तुम जाके मरोगे क्यों, और कौन नहीं मरना चाहता। फिर रिन एलिस से पूछता है क्या वो तुम्हारे दोनों साथी तुम्हारे
हमारी तरह मजाकिया और मज़ेदार हैं, जिस पर वो कहती है, वो थोड़ी देर सोचती है, फिर वो कहती है वो मेरे जितने ही पागल है, लेकिन एक चीज़ है जो उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस पर एमसी को क्लिक होता है। एमसी पूछता है वो क्या चीज़ है, जिस पर वो बताती है बाहर की दुनिया जो तुमने अभी तक नहीं देखी। एमसी ने ज़िंदगी भर इधर एक टावर में बैठ के किताबें ही पढ़ी होती है और मास्टरी की होती है और सिर्फ माना के बारे में पढ़ा होता है, वो कभी बाहर वर्ल्ड में नहीं गया हुआ होता। उसका गोल होता है बस पढ़ पढ़ के बड़ा विज़ार्ड बनना, 7 स्टार विज़ार्ड, जिसको एम्पायर में सब लोग एक्नॉलेज करे और उसको हर जगह इज्जत मिले। और वो सारा दिन बस पढ़ता ही रहता था और सिर्फ प्रैक्टिस करता रहता था मैजिक की। वैसे मेरे लिए इधर बैठकर मैजिक की प्रैक्टिस करना, सारा दिन किताबें पढ़कर अपने 7 स्टार के गोल को अचीव करने के लिए सोचना कोई बैड ऑप्शन नहीं थी, मगर मुझे ये भी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं दुनिया को बचाऊं या मैं किसी की मदद करूं या ये करूं या वो करूं। मैं बस दुनिया को देखना चाहता था और अचानक इसने मुझे बुलाया तो मुझे ये बात क्लिक हुई कि मुझे जाना चाहिए। फिर मैं दुनिया को देखने के लिए बाहर घूमने चला गया। मेरे लिए हाथ बढ़ाया और मैं उसका हाथ थाम के दुनिया की सैर के लिए निकल गया। उसके बाद हम दोनों अपने साथियों से मिले। जो ग्रीन बॉय था वो तो बहुत काफ़ी शांत था, लेकिन उसका निशाना बहुत तेज था। वो अगर शराब पी के भी निशाना लगाता था तो ऐसे लगाता था जैसे पता ही ना लगे, लेकिन वो कुछ भी बात नहीं करता था। दूसरी तरफ एक लड़की थी जो मुंह पे मेरे धुआं फेंकती थी। वो पागलों की तरह हंसती थी, स्मोक करती थी। मैं जब उसको कहता था स्मोक से मना करता था, वो कहती थी एक ड्रैगन को मुंह से धुआं निकलना लाजमी है, और उसके बाद पागलों की तरह हंसने लग जाती थी। फिर हमें सिल्विया भी दिखाई जा रही होती है। ये सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, आपस में ड्रिंक करके खुश होते हैं। तभी अचानक सिल्विया के पीछे से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। ये ओक मॉन्स्टर की तरह का होता है। इसकी एक आंख होती है और 2 सींग साइडों पे होते हैं और 2 सींग ऊपर होते हैं, और ये बहुत भयानक होता है। इसे देखकर वो सब तैयार हो रहे होते हैं। एमसी देख के हैरान हो रहा होता है। सिल्विया जोश में आ जाती है। रिन फिर बताता है ये दोनों दिखने में शायद कितने भी निकम्मे दिखते हो, लेकिन इनकी स्किल्स के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी स्किल्स अनडिफीटेबल है। ये अपनी उसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल करती हैं। फिर वो दिखाया जाता है कि वो एक ही अटैक में ग्रीन बॉय उस मॉन्स्टर की आंख में छेद कर देता है। पीछे से लड़की भी अपना अटैक तैयार कर रही होती है। हमें दिखाते हैं कि वो रेड बालों वाली लड़की ने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का सर उड़ा दिया होता है। उसके बाद रिन बताता है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग थे, हमने बहुत से मॉन्स्टर से लड़ाई की। हम यहाँ पे एबिस के नॉर्थ साइड पे गए और हमने एबिस के मिनियंस को भी मारा। हमने एक एक को मारा, हमने किसी के नहीं छोड़ा, लेकिन उनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो हमारा मुकाबला कर सके। हम उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद हमें सिल्विया दिखाई जाती है जिसने एक मॉन्स्टर को बीच में से काट दिया होता है। वो पीछे फ्लेक्स मारते हुए रिन को कहती है, रिन तुम्हें कभी मेरे लिए मत गिरना, मेरे से प्यार मत करना, ठीक है। फिर वो अगले पैनल पे हमें दिखाते हैं कि सिल्विया रिन को पूछ रही होती है कि तुम क्या इस मॉन्स्टर हंट के बाद मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाओगे। मैं इतना बेवकूफ़ था उस वक्त, कभी मुझे सिल्विया बेवकूफ़ बना देती थी और भी मुझे लड़कियां बेवकूफ़ बना देती थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी इस लाइफ से खुश था। मुझे अपने कॉमरेड्स और सब कुछ पसंद था। मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी और मैं इसको एंजॉय कर रहा था। ऐसा करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन जब हमारी ये लड़ाई एबिस के साथ ख़त्म होने को आई, कुछ मेरी बॉडी के साथ होने लग गया। फिर हमें सिल्विया दिखाई जाती है जो बहुत बुरे हाल में होती है। वो आंसू फूट फूट के रो रही होती है। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में होता है। वो बताता है कि ये 5 साल तक एनिमीज के अटैक झेल कर मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से मैं मरने की कगार पर आ गया था। उसके अलावा किसी ने मुझे सोल ईटिंग पॉइजन भी दे दिया था जो मेरी रूह को आहिस्ता आहिस्ता करके खा रहा था। फिर रिन बताता है कि मेरी लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और मेरी मौत बहुत करीब है और मैं मरने वाला हूँ। उधर ग्रीन बॉय बेचारा चुप करके खड़ा होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रेड वाली लड़की कहती है कि मैं किस कर्ज को नहीं तोड़ सकती, ये बहुत हैवी कर्ज है। रिन का सिल्विया का रो रो के बुरा हाल हो गया होता है। वो कहती है रिन तुम नहीं मरो, रिन तुम नहीं मरो। रिन उधर से कह रहा होता है सिल्विया मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद रिन को कुछ आइडिया आता है। रिन कहता है तुम सब टेंशन मत लो, मैंने पहले ही ये कुछ कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन ने अपने पेट में एक तालिस्मान बना दिया होता है, एक मैजिक सर्कल, जिसमें से बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा पावर निकल रही होती है। वो इनको बताता है कि ये इमोर्टैलिटी का मैजिक है जो मैंने खुद पर किया है। इससे मेरा जिस्म एक सर्टेन जगह पे फ्रीज हो जाएगा काफ़ी टाइम के लिए और हीलिंग फैक्टर में चला जाएगा, और तब तक नहीं आएगा जब तक हीलिंग पूरी नहीं हो जाती। तुम लोगों को मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, तुम लोगों को जीतना पड़ेगा ये लड़ाई को, फिर मैं तुम लोगों से
तुमसे मिलूंगा, मेरा ये प्रॉमिस हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है रिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज हो रहा होता है। सिल्विया उसको कहती है तुम मुझसे वादा करो, तुम लौट के आओगे ना, तुम मुझसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तुम एक बार लौट के आ जाओ, फिर हम चारों साथ में होंगे। तुम होगे, ग्रीन बॉय होगा, रेड वाली गर्ल होगी, मैं होंगी, हम सब साथ में होंगे। रिन तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम मुझसे वादा करते हो ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना रिन, तुम मुझसे वादा करो, सिल्विया कह रही होती है। से रिन कहता है ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द हील हो जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आके बैठूंगा। उसके बाद रिन बेहोश हो जाता है। रिन कहता है मेरी कॉन्शियसनेस बहुत ठंडी हो गई है और मैं गहराई में और खालीपन में जाता जा रहा हूँ। क्या मैं कभी 7 स्टार में पहुंच के अल्टीमेट ट्रूथ को पता नहीं लगा पाऊंगा? लगता है मेरा एंड इधर ही है। मैं इतनी गहराई में डूबता डूबता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ग्रीन बॉय लड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे रेड वाली गर्ल भी महसूस हो रही है लड़ते हुए। ये तीनों अब लड़ रहे होते हैं वहाँ पे। ये बहुत बैड पैनल होता है। ये सब कुछ रिन को नजर आ रहा होता है। रिन कहता है ये जैसे मेरे सामने मेरी लाइफ फ्लैश हो रही है वैसे हो रहा है। वो तीनों उधर एबिस से लड़ रहे होते हैं, वो उधर जा रहे होते हैं, उधर उधर लड़ रहे होते हैं, जिस पर रिन कहता है ये अब एबिस का यहाँ पे खात्मा है। इस एबिस के सामने अब ये खाली एबिस है, अंधेरा से भरा हुआ। इस एबिस के सामने मेरे तीनों साथी खड़े हैं जो इस एबिस को तबाह करने वाले हैं। फिर अचानक से इस रिन के सामने सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। रिन को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। फिर तभी बहुत ज़्यादा रोशनी होती है और रोशनी में एक बंदे की आँख दिखाई जाती है। वो आँख पहले थोड़ी फड़फड़ाती है, फिर उसके बाद वो आँख जब खुलती है तो हमें नज़र आता है ये एक छोटा सा बच्चा होता है, जिसको पीछे से एक औरत बुलाती है, कहती है रिन तुम इधर देखो, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर वो पीछे देखकर उसको माँ कहता है। फिर ये हमारा मेन कैरेक्टर रिन ही होता है। रिन कहता है आखिर मेरी माँ कहाँ से आई, मैं तो अनाथ था, ये कौन है? फिर वो आसमान की तरफ देखता है। वो देखता है यहाँ पे तो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया हुआ होता है। फिर वो देखता है कि वो बाजार में खड़ा होता है। वो कहता है आखिर मैं ये कहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ये कौन सी जगह पर हूँ? उसके बाद वो इधर देखता है, फिर कहता है ये तो वही जगह है ना। उसकी माँ पीछे से कहती है आखिर इसको हो क्या गया, आखिर ये बीच बाजार में ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है सामने देखो, वो सिलिया और उसकी पार्टी के स्टेचू हैं, उनकी कब्रें हैं। जब रिन उनको देखता है तो रिन शॉक हो जाता है। तो उसके सारे पार्टी मेंबर्स की उधर कब्र बनी होती है, मॉन्यूमेंट बना होता है, उसका भी नाम उधर लिखा होता है। वो अपनी मदर से पूछता है मदर ये कौन सा साल है? उसकी मदर कहती है क्या तुम ये बातें अब कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है नहीं मदर बता दो कौन सा साल है। वो कहती है 1418, 1418, जिसे सोचकर एमसी शॉक में चला जाता है। एमसी कहता है 300 साल गुजर गए, आखिर मेरी इनकारनेट हुआ हूँ कि मैं किसकी बॉडी में गया हूँ? क्या ये मेरी सच में मैं इनकारनेट हो चुका हूँ? क्या ये मेरी 300 साल पहले की यादें हैं और मेरी बॉडी इतनी अजीब फील क्यों कर रही है? ये यादें मुझे इतनी अच्छी तरह क्यों याद है? मुझे लिस्टा की हंसी और प्राइड का धुआं फेंकना और काइस की वो शराब पीने वाली आदत सब कुछ मुझे याद है। क्या ये सच में 300 साल पहले की है? क्या हम सब कुछ जीत गए? ये तो एक पॉइंटलेस क्वेश्चन था। अगर हम ना जीते होते तो ये स्काई इतना ब्यूटीफुल ना होता और हमारी तस्वीर यहाँ पे इतने ऊपर नहीं लगी होती, हमारा स्टैचू यहाँ पे नहीं बना होता। आखिर हम जीत गए। रिन की मदर कहती है मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ ना, वो सब मर गए। अभी भी लोग कहते हैं कि उस टावर के ऊपर रिन की बॉडी वहीं पे उसी जगह दफन हुई हुई है, फ्रीज हुई हुई है। इस पर रिन कहता है हाँ मुझे अब समझ में आया, मैं किसी और की बॉडी में आ गया हूँ, ये मेरी असली बॉडी नहीं है। फिर उसकी मदर आगे बताती है कि जब रिन फ्रीज हुआ उसके बाद लिस्टा उसी के साथ रही जब तक वो मर नहीं गई, अपनी आखिरी दमों तक उसके साथ रही। ये काफी दुख भरी स्टोरी है ना, तुम क्या कहते हो रिन? फिर रिन की मदर उस की तरफ देखती है, फिर वो थोड़ा हैरान होती है। रिन उधर हंस रहा होता है। रिन की मदर कहती है ये तो दुख भरी कहानी है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? इस पर रिन कहता है कि नहीं मैं हंस नहीं रहा हूँ। फिर वो आगे को चलने लगता है। पीछे से उसकी मदर उसको आवाज लगाती है, लेकिन रिन आगे को जाता है। रिन स्टेचू के सामने खड़ा हो जाता है, फिर स्टेचू पे हाथ रख के रिन रोने को लग जाता है। रिन कहता है तुम मुझे माफ कर दो, मैं उधर नहीं आ सका। उसके बाद हमें रिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रिन कहता है उन तीनों ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक हिस्टोरिकल फिगर बन चुका हूँ, लोग मुझे एडमायर करते हैं। एम्पायर में एम्पायर के किंग ने मेरे लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया है, मेरा मुजस्समा बनाया हुआ है, जिसमें लोग आके मुझे पूछते भी हैं और कुछ लोग तो मुझे बड़ा स्वॉर्ड सेंट मानते हैं, मुझे बहुत बड़ा मैजिशियन मानते हैं। ये मेरे पिछले 300 साल गुजरे हैं, इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बस मेरे लिए मैजिक छोड़ा, थोड़ी मेरी बैटल मेमोरीज छोड़ी और पीछे एक लंबी सी जर्नी छोड़ी जिसमें हमने मॉन्स्टर से लड़ाई की। मैंने अपने दोस्तों के साथ घूमा और मेरे दोस्तों के मुस्कुराते हुए चेहरे और दर्दनाक स्टोरियां छोड़ दी।
अब मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरी यादें तो मेरी यादें भी नहीं हैं। यादें वो होती है जो तुम दोस्तों के साथ शेयर करते हो। एक बार मुझे लिस्टा ने बताया था कि तुम्हारी यादें सिर्फ वही होती है जो तुम किसी और के साथ शेयर करते हो, वरना तुम्हारी वो यादें यादें नहीं होती। ये तो मैंने अब खुद के साथ ही रखनी है, मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। ये वो भी पूरी होंगी, यादें बनेंगी जब मैं उनसे जाके मिलूंगा मरने के बाद। अब तो ये मेरे कानों में सिर्फ गूंजती है और मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तभी रिन की मदर आती है और रिन को एक कप चाय देती है, कहती है चाय पी लो। रिन सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे इस वर्ल्ड में अकेला छोड़ दिया है, यहाँ मैं किसी को ना जानता हूँ, ना किसी के साथ मेरा ताल्लुक है। फिर रिन के दिमाग में एक क्लिक होती है। रिन कहता है मगर लोगों ने यह सारे रिजॉर्ट को 7 लेवल्स पे डिवाइड किया है, 7 लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद वो लेवल के बारे में बता रहा होता है। पहला लेवल आम विजार्ड का होता है जो एकदम नोइस होता है, जिसको ज़्यादा कुछ नहीं। इस विजार्ड को बंडोरन कहते हैं। सेकंड क्लास में इंटरमीडिएट विजार्ड होता है, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है और इसको लिमिटलेस कहते हैं क्योंकि इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। तीसरा विजार्ड सीनियर स्टार विजार्ड होता है जिसको एल्टस कहते हैं, ये उससे एक लेवल और होता है और ये पावरफुल होता है। फिर चौथा स्टार एडवांस विजार्ड ग्लैडोस होता है जिसको ग्लैडोस कहते हैं, ये काफ़ी पावरफुल होता है। पांचवा स्टार ग्रैंड विजार्ड विजार्ड कहते हैं जिसको, वो भी और पावरफुल होता है। उसके बाद छठा लेवल आता है, छठे लेवल में स्टार सेज आता है। रैम्पेज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता और ये किंगडम लेवल पे होता है, इसकी बहुत इज्जत होती है। 7 स्टार सेज होता है जिसको सिंजेन सेजी कहा जाता है, ये आज तक कोई नहीं यहाँ पे पहुंचा, ये लेवल पार करना मुश्किल होता है। इस लेवल पे कहते हैं कि बंदा दूसरे वर्ल्ड में चले जाता है, उसको हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, ये चीज़ कैसे काम करती है। मैं जब अपनी पिछली लाइफ में था तब मैं 5 स्टार मेज था और मैं बहुत पावरफुल था, कोई भी मेरे से पंगा नहीं ले सकता था और मेरे अलावा किंगडम में सिर्फ 2 ऐसे विजार्ड थे जो 6 स्टार सेज पे पहुंचे थे, वो भी पूरी किंगडम की हिस्ट्री में। और कहते थे कि जो 7 स्टार पे पहुंचेगा उसको अल्टीमेट ट्रूथ मिलेगा, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। उस वक्त तो ये पहुंचना बहुत मुश्किल था। इन मेजिस को सेजिस कहा जाता था। अगर मैं लिस्टा के साथ जर्नी पे ना निकला होता तो मैं अपने बुढ़ापे की मौत तक मैं भी 6 स्टार सेज आराम से बन सकता था। फिर एमसी की मदर कहती है मैं किसी काम से जा रही हूँ, तुम यहाँ पे पढ़ो, तुम यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ाई करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन अगर मेरे पास पावर होती कि मैं टाइम को पीछे रिवर्स कर सकता हूँ तो मैं बार बार जाके लिस्टा के साथ वही एडवेंचर करता। ये एडवेंचर बहुत रोमांचक था, मुझे बहुत मजा आया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं। अगर मैं ना जाता उसके साथ तो मुझे रिग्रेट होता, मगर अब लिस्टा जा चुकी है, उसकी वो ब्यूटीफुल स्माइल जा चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ल्ड वैसे ही होगी जैसे उसने कहा था और ये वर्ल्ड में सारे स्माइल करते होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन अपनी मदर के साथ बाहर कहीं पे जा रहा होता है। रिन कहता है कि जिस वर्ल्ड के लिए हम तीनों ने इतनी मेहनत की, इतना हम उस पर डेस्परेट थे बचाने के लिए, वो आखिर कैसी होगी। लोग कहते हैं कि जो एक बार 7 स्टार पे पहुंच जाता है उसको वर्ल्ड का ट्रूथ नजर आता है, उसको वर्ल्ड की नेचर नजर आती है, उसको पता लग जाता है एनर्जी कैसे काम करती है। मुझे बस इस लाइफ में 7 स्टार पे पहुंचना है और मुझे खुद को पुश करना है और मुझे खुद को मजबूत करना है अपनी ये फीलिंग से जो मेरे अंदर एम्प्टीनेस है और मेरे अंदर जो दुख है अपने साथियों को खोने का। उसके बाद हमें फ्लैशबैक नजर आता है। फ्लैशबैक में लिस्टा एमसी को दिखा रही होती है, कहती है वो देखो वो बाग है, वहाँ पे फूल है जिस पर राइडियस जोन से डाल डालने वाली एमसी की कंपेनियन होती है। वो कहती है ये जगह कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, एमसी जैसे कोल बंदे के लिए इसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, ये जगह ज्यादा ही रोमांटिक है। हमें रिन का दूसरा साथी कायल दिखाया जाता है जो शराब पी के अपने मस्त माहौल टून होकर इधर उधर घूम रहा होता है। फिर हमें रिन दिखाया जाता है, रिन कहता है इससे अच्छा तो मैं एक और किताब पढ़ लेता और मैं मैजिक में आगे चला जाता, आखिर इस फ्लावर के बाग में ये क्या खास बात है। तो फिर रिन बताता है कि वो सब पल तो ऐसे अजीब से भी थे लेकिन खुशी वाले भी थे और इन सब के साथ घूमना बहुत इंजॉयबल था, सारे पार्टी मेंबर चीयरफुल थे, मगर वो सबकी मुझे बहुत याद आती है, वो बहुत अच्छे थे। फिर वो उन सबका नाम लेता है, वो कहता है लिस्टा, प्राइड और काइस, तुम्हें मैं अब गुड बाय करता हूँ, अभी मुझे आगे चलना पड़ेगा। फिर वो बताता है कि जो मर गए हैं वो पीछे ही खड़े रहेंगे और जो जिंदा है उनको आगे लाइफ चलना पड़ेगा, अपने पीछे सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा। ऐसे बुरी यादों के साथ कोई बंदा अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर सकता, आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद रिन बताता है कि इसी के बाद मेरी लाइफ का दूसरा पहलू शुरू हो गया और मेरी ये दूसरी लाइफ शुरू हो गई। इसके बाद हमें रिन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रिन पीछे की तरफ देख रहा होता है, फिर वो कहता है क्या फैमिली, जिस पर लिस्टा कहती है हाँ फैमिली, में फैमिली की बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें फैमिली पसंद है, तुम्हें फैमिली चाहिए। जिस पर एमसी कहता है नहीं मुझे फैमिली नहीं पसंद है, मैं तो आज तक अपनी मोम को देखा ही नहीं, मैं नॉर्दर्न एरियाज के पहाड़ों में स्लम्स में पैदा हुआ था जहाँ गरीब और भीखमंगे लोग रहते थे। मुझे अगर डीन के उस टावर मास्टर के डीन ने मुझे अगर
अगर नहीं देखा तो मैं आज भी वहाँ पे भूखा होकर मर गया होता। और मुझे फैमिली में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई इमोशन ही नहीं है, मैं किसी के साथ आज तक रहा ही नहीं। इसके बाद पीछे से प्राइड आती है और एमसी के गले में हाथ डाल देती है, रिन को कस के दबाती है, कहती है बेचारा मुझे इस पर तरस आ रहा है, इसने बचपन से इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। एमसी फिर उसको खुद को छुड़ाता है। एमसी कहता है मुझे फैमिली की जरूरत नहीं, मैं बचपन से अकेला रह रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली होती भी तो मुझे उनको ट्रीट करना नहीं आता। पीछे से फिर लिस्टा आ जाती है। लिस्टा और एरिन को कहती है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको, तुम्हें बस उनके साथ अच्छे से बात करनी है, अच्छे सलूक करना है, वैसे भी तुम काइंड हार्टेड हो, ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं है, तुम बहुत ग्रेट करोगे। तभी एमसी सो के उठते हैं। एमसी को आवाज आती है उठ जाओ यंग मास्टर, सुबह का टाइम हो चुका है, नाश्ता करने आ जाओ। रिन सो के उठता तो उसकी मेट कहती है गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। रिन कहता है चलो मैं आता हूँ, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। फिर रिन उठता है, उठ के वो थोड़ा अपनी स्ट्रेचिंग करता है, अपने हाथ पाँव सीधे करता है, फिर वो शीशे में जाके खुद को देखता है, फिर कहता है वाओ आई एम वेरी क्यूट लुकिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने अब्बू की तरफ जा रहा होता है। वो जाते हुए सोचता है कि मेरी 300 साल पुरानी मेमोरीज इस बिगड़े हुए नवाब के अंदर आ गई थी, वो भी सिर्फ 20 दिन पहले। ये लड़का जो रेन है ये एम्पायर की 5 सबसे बड़ी मैजिकल फैमिलीज में से एक है, और इसके फैमिली का नाम लुडविक फैमिली है। और मैं जो पिछली लाइफ में एक ऑर्फन था, मेरे लिए ये लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस लाइफ को अडेप्ट करने के लिए। उसके बाद वो अपनी मदर के पास जाता है। मदर कहती है वाह तुम इतनी जल्दी उठ गए, तुम बिल्कुल सही मौके पर आए हो, तुम जाओ अपने फादर को हमारे पास नाश्ते के लिए बुलाओ। वो अपने फादर के ऑफिस में जाता है, वहाँ पे वो अपने फादर को देखता है। फिर हमें बताया जाता है इसके फादर का नाम केविन लुडविग होता है, जो मेन हेड का बेटा होता है। ये बहुत इसको मैजिक का शौक होता है और ये बहुत बड़ा रिसर्चर होता है। फादर उसको देखता है, कहता है तुम मुझे थके से लग रही हो, लगता है तुम जर्नी के बाद आकर सही तरह सोए नहीं हो, तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया, तुम शक्ल से बीमार क्यों लग रही हो, मुझे लगता है इतने लंबे सफर ने तुम्हें थका दिया है। जिस पर रिन कहता है फादर आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे, तो फिर जिस पर रिन का फादर कहता है अच्छा तुम इतनी दूर से मेरा बेटा सिर्फ मुझे नाश्ते के लिए बुलाने आया था, तुम्हारा शुक्रिया पर मैं नहीं आ सकता, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। फिर वो नीचे अपनी किताब देखने लगता है, उसे रिन देख के रिन कहता है फादर ये क्या मैजिक है, जिस पर उसका फादर कहता है हाँ ये थीसिस है, मुझे 1 हफ्ते में इसको जमा करवाना है, ये बहुत लाजमी है, अगर मैं कुछ खा लेता हूँ तो मेरा दिमाग फोगी हो जाता है, सही तरह काम नहीं करता, इसलिए मैं खाली पेट रह के क्लियर होकर ये काम जल्द से जल्द फारिग करना चाहता हूँ। वो कहता है फादर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसका फादर कहता है क्या तुम मुझे चीयर करना चाहते हो, तो फिर तुम कर सकते हो। रिन कहता है मैं आपको चीयर नहीं करना चाहता, मैं आपकी मैजिक में हेल्प करना चाहता हूँ। उसका फादर कहता है तुम्हारी हेल्प वेलकम है, लेकिन अगर तुम खाने के लिए लेट हो गए तो तुम्हारी मदर ने मुझे डांटना है। रिन कहता है मैं मदद करना चाहता हूँ। रिन पेन उठाता है, फिर वो लिखने लगता है। रोन कहता है मैजिक एक ऐसी चीज है जिसको आपको लॉस को जानना पड़ता है, फिर उन्हें अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। उसका फादर रिन को देख के हैरान हो जाता है, वो मैजिक लिख रहा होता है। वो अपने फादर को बताता है जो आपने यहाँ पे रू की इक्वेशन लिखी है ये एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है, इसके लिए जगह आपको गू की इक्वेशन लिखनी है और सबसे सही जगह यही है गू की इक्वेशन लिखने के लिए, और आपको लो नंबर 41 और 41 और 42 को यूज करना है, फिर आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। रिन का फादर देख के शौक हो रहा होता है, कहता है आखिर इस बच्चे ने ये कैसे किया, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी एकेडमियों के इतने बड़े विजार्ड्स और स्कॉलर्स ये कर नहीं पाए इतने सालों से, ये 200 साल पुरानी स्पेल है जो कि एक बहुत बड़े मैजिशियन ने लिखी थी, ये आखिर इतना करना मुश्किल है, ये इतनी पावरफुल स्पेल है कि इससे किंगडम को कितने सारे फ्लूड्स और कितने सारे डिजास्टर से बचाया जा सकता है, ये बहुत पावरफुल स्पेल है, आखिर रिन ने ये सीखी कहाँ से, वो तो अभी बिगिनर लेवल मैजिक पे है, बेसिक सीख रहा है, उसने आखिर ये कोडिंग कैसे ठीक की। रिन अपने फादर से कहता है चलो फादर मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसका फादर सोच रहा होता है कि ये आखिर लुडविक फैमिली का डिसेंडेंट है, ये बात अगर हम कंसिडर करें तो, फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो स्माइल करता है, फिर वो जाकर रिन को गले लगा लेता है, कहता है चलो आज खुद मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद हमें रिन दिखाया जाता है जो कुर्सी पे बैठा होता है, वो बताता है कि जो ये बॉडी है जो रेन है इस लड़के का नाम, इसकी फैमिली बहुत छोटी है, इसके एक बाप है एक माँ है और एक इसकी 6 साल की छोटी बहन है, ये जो दरवाजे से मुझे झांक रही है इसकी छोटी बहन है, इसका नाम सेरी है, इसकी रेड चमकती हुई आंखें और ब्लैक बाल हैं जो इस बहुत क्यूट है, ये क्यूट सी दिखने वाली बच्ची के पास लुडविक फैमिली की एबिलिटीज हैं। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है, वो एमसी को देख के घबरा जाती है और वो बाहर को भाग जाती है। एमसी कहता है आखिर ये छोटे बच्चे मेरे से पता नहीं मुझे इनकी समझ में क्यों नहीं आती। वो कहता है वैसे ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मैं जब इस लड़के की बॉडी में आया था तो इसकी मेमोरीज में ये कभी भी सीरी के लिए कायन नहीं था, सेरी हमेशा से डर के भागती थी, ये बस कायन तो नहीं कह सकते, ये बस हर चीज को डिफरेंटली देखती
देखता था, किसी भी चीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। फिर उसको लिस्टा के ख्याल आ रहे होते हैं। लिस्टा कहती है तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, इस वर्ल्ड में तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। जिससे देखकर एमसी को थोड़ा गुस्सा आता है। एमसी को लिस्टा की आवाज़ आती है। लिस्टा रिन को कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट करोगे। फिर एमसी अपनी बहन को बुलाता है। वो कहता है सीरी इधर आओ। सीरी जब अंदर घबराते हुए देखती है तो एमसी कहता है आओ मैं तुम्हें मैजिक सिखा देता हूँ, या फिर हम दोनों मिलकर खेल भी सकते हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर वो वहाँ से भाग जाती है, जिसको देखकर एमसी कहता है ओ एक क्या हुई। एमसी कहता है यार ये बच्चों को इतना करना डिफिकल्ट ही होता है, ये बच्चों को संभालना। फिर एमसी की बहन वापस आती है, जिसको देख के एमसी हैरान होता है। एमसी कहता है ये बुक तुम एक बुक क्यों लाई हो, तुम ये 1 ग्रेड वाली बुक क्यों सीख रही हो मैजिक की, क्या तुम खुद से ही पढ़ रही हो मैजिक। लिन कहता है तुम सिर्फ 6 साल की और तुम अभी से मैजिक सीख रही हो, ये काफी इंप्रेसिव है। उस पर वो सिर हिला के हाँ कर रही होती है। एमसी कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जिस पर वो बेचारी स्माइल करके खुश हो जाती है। उसके बाद हमें एमसी का पास दिखाया जाता है। लिन को लिस्टा दिखा रही होती, कहती है फ्लावर का तुम्हें पता मतलब क्या है। एक और जगह वो दिखाती, कहती है तुम्हें वो चोटी की जगह का पता है। फिर वो बताती है एमसी हर जगह वही शिकायतें करता रहता है कि मैंने कुछ नहीं सीखना, मैं कुछ नहीं सिखाना चाहता। उसके बाद हमें लिन दिखाया जाता है जो अपनी बहन को गोद में बिठाकर सिखा रहा होता है। वो कहता है तुम्हें कहाँ से नहीं आता, वो कहती है यहाँ से यहाँ से यहाँ से। फिर वो कहता है तुम्हें शुरू से ही नहीं आता, वो कहती है हाँ मुझे आता ही नहीं है। फिर लिन कहता है चलो मैं सिखाता हूँ। उसके बाद वो बताता है मैजिक एक घर की तरह होता है, अगर घर के ऊपर ईंटें जैसे छत वगैरह होते हैं ना, वो वैसे ही होता है जैसा तुम उसे इमेजिन करते हो। लेकिन मैजिक में इस जगह की जगह स्क्वायर आते हैं। स्क्वायर में अगर तुम फायर एट्रीब्यूट डालोगे तो वो फायर निकलेगी, अगर तुम उसी की जगह कुछ और करोगे और विंड शेप करोगे तो वहाँ में से वो वाटर एट्रीब्यूट बनेगा। फिर विंड एट्रीब्यूट के लिए अलग होता है। इस तरह वो उसको समझा रहा होता है। वो कहती है वाह बड़े भाई आप कितना कमाल का समझा रहे हैं, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। उसके बाद कहता है मैं अब तुम्हें रूम्स का बताने लगा हूँ। रूम्स असल में मैजिक वर्ड है, ये मैजिक की वो एफिशिएंसी को डिक्लेयर करते हैं। अगर आप यूल के साथ हु कहोगे तो वो फायर मैजिक बनेगा, और उसके साथ अगर आप हूं कहोगे तो वो फायर मैजिक और तेज हो जाएगा, ऐसे बाइंडिंग स्पेल बन जाएगी। जिस पर ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इतना मैथ्स नहीं है। जिस पर उसकी बहन उसको देखती कहती है मैथ्स वो क्या होता है। जिस पर एमसी अजीब समूह बना लेता है, कहता है आखिर मैं अब इसको कैसे समझा। उसकी बहन बेवकूफ समूह बना लेती है, ये बहुत फनी सीन होता है। फिर वो कहता है लगता है मुझे तुम्हें शुरू से याद करवाना पड़ेगा, चलो प्लस माइनस से तुम्हें शुरू करवाते हैं। फिर हमें बाहर 2 मेड दिखाई जाती है। मेड आपस में बातें कर रही होती है। एक मेड दूसरे मेड से कहती है कि यंग मास्टर कितना बदल गया है आने के बाद। पहले यंग मास्टर बेचारी शेरी को देखता भी नहीं था, लेकिन जब से वो जर्नी के बाद आया है वो उसके साथ खेलने लग गया, अच्छे से रहने लग गया। फिर उसके फादर मदर दिखाए जाते हैं जो अंदर आते हैं। उसकी मदर देख के बहुत खुश होती है। उसकी मदर कहती है आखिर देखो ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे मेरा तो दिल कर रहा है पेंटर को बुला के इनकी तस्वीर निकलवा लूं। उसका फादर कहता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जब तक पेंटर आएगा ये दोनों उड़ जाएंगे और हम दोनों को इनकी नींद भी खराब नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सीरी इतनी शर्मीली है वो कि अपनी तस्वीर खिंचवाने देगी। उसके बाद उसका फादर टेबल पे देखता है बुक को। फिर वो कहता लगता है लिन इसको मैजिक सिखा रहा था सीरी को। उसकी मदर कहती है जब से लिन उस जर्नी से आया उसकी टोन बदल गई है, उसके बात करने का तरीका, उसके मैनर्स सब कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और मैच्योर पर्सन है। मुझे कहीं शक हो रहा है कहीं इसको एबिस ने तो कंट्रोल नहीं कर लिया, मॉन्स्टर ने तो कंट्रोल नहीं कर लिया। जिस पर उसका फादर कहता है ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी इसकी तरह था, जैसा बाप था वैसा ही बेटा है। मैं भी शुरू में ऐसे ही था, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सारा दिन पढ़ता रहता था। फिर मैं एक दिन लिन से मिला, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं हर वक्त सिर्फ 3 स्टार मेज बनने की बातें करता रहता हूँ, लेकिन लिन अपने वार टाइम से 5 स्टार मेज बन गया था। और मैं इतनी पीसफुल एरिया जो हीरोज ने क्रिएट किया है, यहाँ पर बैठ के मुझे बहुत अजीब फील हुआ। मैंने कहा कि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की। शायद लगता है कि रेन को भी वैसा ही महसूस हुआ होगा, इसलिए वो बदल गया। उसकी वाइफ कहती है क्या स्लोड रेन सच में इतने अमेजिंग थे, वो क्या सच में ही ऊपर फ्रीज हुए हैं। जिस पर वो कहता है बेशक वो फ्रीज हुए हैं, वो उन्होंने आइस मैजिक में इतनी महारत हासिल की थी, इतने वो पावरफुल हो गए थे कि अब भी वो जैसे 18 में थे वैसे ही लगते हैं जो वो फ्रीज हुए हैं। और उनके साथ लेडी एस्टर भी है। अगर वो उसकी बीवी कहती है कि आगे बताओ मैं और जानना चाहती हूँ। वो कहता है अगर मैं बताना भी चाहता था तो नहीं बता सकता, आगे मुझे खुद पता नहीं है। उधर आइस में उनके साथ लेडी एस्टर भी है जो इन दोनों को बहुत पावरफुल मैजिशियन थे। उनका भी वो बीच एक मैजिक छुपा हुआ है जो फिर वो दोनों यूज कर सकते थे, लेकिन उस लेडी एस्टर ने अपना वो एक खत भी छोड़ दिया। उन्होंने लेटर छोड़ दिया किंगडम के लिए कि जो एक शख्स आएगा वो आके वो किंगडम से लेटर लेके जाएगा। रेन का फादर कहता है मुझे लगता है कि रेन एक जीनियस है, उसने एक मैजिक का वो टुकड़ा ऐसे सॉल्व कर दिया जिसके पीछे मैंने अपने सालों बर्बाद कर दिए। एक बार देखने के बाद उसने वो सॉल्व
कर दिया। बड़े बड़े स्कॉलर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि वो सेज के लेवल पे जाएगा, लगता है कि वो उससे भी ऊपर लेवल पे जा सकता है। उसकी बीवी थोड़ा शौक होती है, फिर कहते हैं शायद यही वजह थी कि आपने आज हमारे साथ नाश्ता किया। उस पर उसका हस्बैंड कहता है ये थोड़ा मेरे लिए जल्दी होगा, लेकिन मुझे लगता है इसको हमारी फैमिली की ब्लड लाइन टेक्निक सिखानी चाहिए। फिर हमें लुडविक फैमिली की टेक्निक बताई जाती है, मैजिक टेक्निक। ये लिमिटेड ब्लड टाइम मैजिक होता है। इसमें आंखों में शारिंगान जैसी आंखें हो जाती हैं और बंदा कोई भी मैजिक पढ़ सकता है, वो सब कैलकुलेशंस कर सकता है और किसी भी स्किल को कॉपी कर सकता है। ये इस फैमिली का स्पेशल ब्लड लाइन मैजिक होता है जो ये बाहर के बंदों को नहीं सिखाते, और इनके फैमिली में भी सिर्फ कुछ जीनियस होते हैं जो इसको सीख सकते हैं। उसकी वाइफ पूछती है क्या ये ब्लड लाइन मैजिक इतना ही मुश्किल है सीखना, जिस पर उसका शोर कहता है हाँ डिफिकल्ट तो है, लेकिन मुझे पता है वो जीनियस है, वो सीख जाएगा। लेकिन मैं सिखा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्लान है उसको सिखाने के लिए। उसके बाद हमें एक सुनहरा सा बाग दिखाया जाता है, इसका नाम शीशियास टूडा होता है। ये एक धूप से घिरा हुआ, सामने एक विंड मिल होती है और नीचे फूलों का बाग होता है। ये मशहूर होता है फूलों को बाग के लिए। नीचे एमसी नीचे लेटा हुआ होता है, वो हमें बता रहा होता है। एमसी हमें बताता है ये सारी जगह लुडविक फैमिली ने खरीदी हुई है, ये उनकी मालियत में है। फिर वो उठ रहा होता है, वो कहता है बंदे को जो गोल रखने होते हैं वो ज़्यादा दूर के रखने होते हैं ताकि वो मेहनत ज़्यादा करे। ये इसी तरह 7 स्टार सेज बनने के लिए तुम चाहे जितने मर्जी यंग हो, तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मुझे अब लगता है मुझे समन गाइड बनानी पड़ेगी। फिर वो कागज़ नीचे रखता है और अपनी समन गाइड बनाने लगता है। अभी पीछे से रेन की बहन आती है, कहती है बड़े भाई क्या कर रहे हो। रेन कहता है एलो आ गई मुसीबत। रेन कहता है ये कितनी तंग करने वाली, ये कितनी अनोइंग है। फिर रेन कहता है मैं यहाँ पे गाइड बना रहा हूँ, मैजिकल गाइड समन कर रहा हूँ। वो कहती है गाइड क्या होती है, जिस पर रेन कहता है मैं तुम्हें भी एक बना दूँ, तो वो खुश हो जाती है, वो झूम रही होती है। रेन कहता है आखिर ये इतनी अजीब सी क्यों है, वो उधर खुश होकर झूम रही होती है। वो कहता है मुझे बच्चे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते और इसकी उम्र के हिसाब से इसकी बातें थोड़ी ऑकवर्ड है, मुझे कभी कभी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद रेन नीचे मैजिक स्पेल लिख रहा होता है, वो कहता है यहाँ पे जू लिखना, यहाँ पे जा लिखना, यहाँ पे यू है वो लिखना। वो मैजिकल फॉर्मेशन बता रहा होता है, इसकी बहन की तरह हमें भी कुछ समझ में नहीं आती। उसके बाद वो अपनी बहन को कहता है सिर्फ 4 स्टार मैजिशियन इस दुनिया में ये लिख सकते हैं, इससे कम लोग ये लिख ही नहीं सकते, जिस पर इसकी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर रेन लकड़ी की पेंसिल से बिजली की रफ्तार से मैजिक लिख रहा होता है, जिससे लाइटनिंग आ रही होती है। फिर अचानक बहुत सी बड़ी सी लाइटनिंग बॉल गिरती है, जिसको देखकर उसकी बहन कहती है वाह भाई आपने ये क्या समन कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेन की नाक से खून निकल रहा होता है, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती है, वो नीचे झुक जाता है। उसकी बहन परेशान हो जाती है, कहती है भाई क्या हुआ, देखो भाई क्या हुआ। फिर उसका वो रेन हमें बताता है कि ये बॉडी इसकी बहुत पैथेटिक है, उसकी ये बॉडी उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही, 4 स्टार का वो सह नहीं पा रहा 4 स्टार का मैजिक। फिर वो कहता है अगर मैं इसकी जगह कॉम्बैट मूव यूज कर लेता तो मैं तो अभी तक मर चुका होता, आखिर ये बॉडी कितनी कमजोर है, मैं इसके साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर हमें दिखाते हैं रेन रूडियन करके आवाज लगाता है, उसकी बहन सामने देखती है और हैरान हो जाती है और हम भी चौंक जाते हैं। सामने से एक आइस की तितली उड़ के आ रही होती है, वो आके शेरी के हाथ पे बैठती है, शेरी हैरान हो जाती है। फिर हमें रूडियन बताता है कि ये एक एलिमेंटल टेल रूडियन है, इसके ये बंदों की पावर्स बताती है, मानिया डेफिशिएंसी बताती है और माना पावर और फिजिकल पावर बताती है। फिर वो चबर चबर करने लगता है, कहता है मैंने इसको रूह से ईजाद किया, हु से बनाया, इसको मैंने ऐसे करके बनाया वैसे करके। अगर मैंने ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आपके तो कानों से खून आने लग जाएगा। फिर रेन बताता है कि इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये बस आपकी लर्निंग में हेल्प करती है। फिर उसकी बहन उसको हाथ में पकड़ के एंजॉय कर रही होती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसका भाई उसको क्या बता रहा है। फिर रेन उसको पूछता है क्या तुम्हें रूडियन पसंद आया, जिस पे वो बड़ा सा सर हिला देती है, मुंह से बोलने के बजाय हाँ हाँ करती है, जिस पर रेन कहता है जाओ अब जाकर तुम पढ़ाई करो, जिस पर वो घूम के जा रही होती है। रेन को चक्कर आ रहे होते हैं, रेन नीचे गिरने वाला होता है। फिर रेन खुद को संभालता है, रेन कहता है लगता है मुझे अपना माना पहले बढ़ाना पड़ेगा वरना मैं तो ऐसे ही नीचे गिर जाऊंगा। फिर उधर से हमें रूडियन बताता है कि रेन की मैजिक पावर 3024 है। रेन कहता है इससे ज्यादा तो नोविस मैजिक मैन की होती है, मैं 1 स्टार के भी बराबर नहीं हूँ, मेरे पास अभी बहुत लंबा रास्ता है। फिर वो माना और दूसरी चीजें मंगवाता है, वो भी बहुत कम होती है। फिर उसको एक सीक्रेट कोड मिलता है, उसको नजर आता है कि उसकी फैमिली की हिडन टेक्निक होती है क्रिम्सन आइस। वो फिर उसको देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है ये बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है।
वो बताता है कि जब मैं लिस्टा वगैरह के साथ ट्रैवल कर रहा था तो एक अंपायर से एक मैजिशियन आता था जो मुझे बार बार चैलेंज करता था। वो खुद को साबित करना चाहता था कि वो अंपायर का बेस्ट मैजिशियन है और मेरी जगह पार्टी में लेना चाहता था। वो खुद को प्रूव करने के लिए बार बार मेरे साथ लड़ाई करता था, लेकिन मैं उसको बड़ी आसानी से हरा देता था और उसको बड़ी आसानी से मजा चखा देता था। उसकी स्किल्स कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन उसकी कोई चीज़ परेशानी वाली थी तो फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो नीचे से उठ रहा होता है। फिर रेन बताता है, शुरू करता है कि उसकी चीज़ कोई परेशानी वाली थी वो थी उसकी आंखें, जो कुछ भी कॉपी कर लेती थी और किसी भी मैजिक को पढ़ लेती थी। आखिर वो अपनी उस गंदी आंखों से मुझे इतनी टक्कर देता था, वो मेरे मूवमेंट्स पहले ही पता लगा लेता था और मुझे उस पर अटैक करना मुश्किल होता था। मुझे अपनी सारी पावर इस्तेमाल करनी पड़ती थी, मेरी और उसकी बहुत अच्छी लड़ाई होती थी, हम दोनों बहुत लड़ते थे, लेकिन वो फिर भी मुझसे हार जाता था। अच्छा, मुझे अब समझ में आई है वही लुडविक फैमिली की वो आंखें थी और ये इनकी स्पेशल टेक्निक थी जिसको सेलिब्रिटीज कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके सामने अगर आपका बंदा आपके इक्वल है तो आप उसकी वो टेक्निक कॉपी करके उससे आगे निकल सकते हो। ये सिर्फ हिस्ट्री में 3 ही लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज को खोला था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे। यही वो आंख है जिसकी वजह से ये लुडविक फैमिली जानी जाती है थीव्स के नाम से। फिर हमें गेन बताता है कि मेरा चाइल्डहुड का गोल सेट हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द बिल क्यूरियस हासिल करना पड़ेगा। मेरी मैजिक पावर और मेरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अभी ग्रैंड मैच बन सकूं, इसलिए मुझे पहले बिल क्यूरियस को हासिल करना था कि मैं इधर उधर से स्किल्स चोरी कर सकूं, उसके बाद अपनी पावर बढ़ा सकूं। वो फिर लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ वो बुक्स ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से रेन करके आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है ये इसका फादर होता है। उसका फादर उसको कहता है क्या तुम लिमिटेड टेक्निक सीखने के लिए आए हो? वो रेन हैरान हो जाता है। रेन कहता है फादर को कैसे पता चला, ये मसला भी हो सकता है मेरे लिए। का फादर कहता है कि मैं एलन नाम के टीचर तुम्हारे लिए छोड़ जाया करूंगा जो तुम्हें मैजिक सिखाएगी। मुझे अकेडमी में रिसर्च करनी है, इसलिए मैं कभी कभी आया करूंगा और तुम्हें सिखाया करूंगा। जैसे ही मेरी रिसर्च खत्म होती है तो मैं फिर तुम्हारा परमानेंट टीचर बन जाऊंगा। जिस पर रिन हाँ कर देता है। रिन कहता है आखिर मुझे थ्योरी सीखने में मसला क्या है। रिन की फिर याददाश्त कमजोर होती है। रिन अपने फादर से पूछता है फादर आखिर ये एलियन कौन है, जिस पर उसका फादर बताता है एलियन एक एक्सीलेंट मेज है जो सिर्फ हाई टैलेंट वाले बंदों को मैजिक सिखाती है, जो कि अपर क्लासमैन के होते हैं, और इसके साथ ये सब कुछ छोड़ के वो तुम्हारी आंटी है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुम उससे तब मिले थे जब तुम सिर्फ 6 साल के थे। रिन और उसके फादर दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ पे उन्हें हाई हील में एक औरत नजर आती है। फिर उसको देख के रिन हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन की आंटी एलन होती है। एलन आती है, रिन को फिर देखती है, फिर उसको थोड़ा घूरती है, कहती है ये मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है, मैं एक हाई मैजिशियन हूँ, एक बहुत बड़ी टीचर हूँ, एक आला दर्जे की, इसको मुझे आके ऐसे बच्चे को सिखाना पड़ रहा है, आखिर ये किस किस्म का बच्चा है। फिर वो रिन के सर पे हाथ रखती है, फिर एक डरावने से अंदाज से कहती है क्या तुम मेरी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, ये बहुत सख्त होने वाली है। एलन रिन से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, जिस पर रिन भोला सा मुंह बनाता है, कहता है आप आंट एलन हो। फिर उस पर वो कहते हैं मुझे आंट मत कहो, अब से मुझे प्रोफेसर कहो, मुझे बच्चे पसंद नहीं है जो सही तरह पढ़ते नहीं है, जो मैं एक बार सिखा दूँ वो तुम्हें सीख जाना है, ठीक है, और मेरे से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने। फिर वो गुस्से के अंदाज से कहती है कि दोबारा मुझसे सवाल पूछा तो तुम्हें पता है क्या होना है। फिर MC इसके बाद बताता है कि इसके बाद मेरे एल लगना शुरू हो गए। फिर वो कहती है मैं तुम्हें टेक्निक दिखाती हूँ, तुम गौर से देखो और इसको मिस मत करना, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगी। फिर रिन अपनी आंट को बड़े ही गौर से फोकस के साथ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाई जाती है उस आंट की आंख जो कि पावर से चमक रही होती है और उसके आसपास ऑरा और पावर जनरेट होती है और रही होती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो आंखें खोलती है, फिर उसका शारिंगान चमकने लग जाता है जो बहुत ज़्यादा रोशन होता है। वो इतना रोशन होता है कि उसको देख के रिन भी इधर हिल जाता है। रिन कहता है ये बिल्कुल वैसे ही फीलिंग है जैसे मुझे पहले जब मैंने इनके एंसेस्टर से लड़ाई की थी तब आई थी, ये वाकई में बहुत पावरफुल है। रिन कहता है ये है बेलसूरियस की असली पावर, ये पावर मुझे अपनी इस लाइफ में चाहिए, ये आखिर कितनी कूल पावर है, मैं अपनी इस लाइफ में ये पावर ले लूँगा। फिर उसकी आंट एलन होती है, वो उसको कहते हैं ये कूल थी ना, फिर इस पर वो कहता है ये बहुत कूल थी। उसकी आंट शोखिया मारने लग जाती है। उसकी आंट कहती है देखो ये कूल थी ना, मैंने इसके लिए 3 स्पेल एक साथ यूज़ की थी, मैंने कहा 3, उस पर बेल कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ। उसकी आंट कहती है तुम्हारे जैसा तो इसके सिर्फ सपने देख सकता है, तुम इतने छोटे और अभी से एरोगेंट हो रहे हो। फिर उसकी आंट उसको कहती है ये लो, ये मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, इनको याद कर लो, तुम्हारी ग्रोथ में काम आएंगे। रिन कहता है आखिर इसकी थ्योरी जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आखिर ये अगर इसकी थ्योरी आसान होती तो मैं अपनी पिछली लाइफ में इसको आराम से कॉपी कर लेता, इसीलिए फाउंडर ने इसकी थ्योरियाँ मुश्किल कर दी और इसको फैमिली के लिए कर दिया। फिर उसकी आंटी कहती है ये मुश्किल है ना, तुम्हें याद नहीं होंगे, ये काफ़ी मुश्किल थ्योरियाँ से हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर रिन कहता है नहीं बस मुझे इसको एक बार अच्छी तरह देख कर याद कर लेना है। उसकी आंट कहती है चलो मैं एक एक्सेप्शनल बना लूँगी, तुम मेरे भतीजे हो। फिर वो उधर MC जाने लगता है, फिर उसकी आंट देख के हैरान हो जाती है। उधर से रिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए, अब मैं आगे खुद काम कर लूँगा।
ये सुनकर उसकी आंटी सदमे में चली जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके पैरों पे नीचे निशान पड़ जाते हैं। वो कहती है तुम्हें मैं सिखा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। वो उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि रिन उसको इग्नोर मार रहा होता है। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो वहाँ से गुस्से में अकड़ के चली जाती है। वो कहती है अगर तुम अब मेरे से भीख भी मांगो, रोते हुए भीख भी मांगो, तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी, और अब से मेरे पास सीखने के लिए आना भी मत, तुम इतने एरोगेंट बन रही हो। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलिना उसके पास आके बैठ गई होती है। एलिना उसको छुप के देख रही होती है। उधर MC पेन उठाता है अपना लिखने के लिए। फिर वो कुछ सोच रहा होता है, वो कुछ सोच ही रहा होता है। उसी वक्त एलिना उसके हाथ से कागज, उसके बाद वो कागज पकड़ के सारी थ्योरीज खुद लिखने लगती है, और वो बहुत ज्यादा स्पीड में लिखने लगती है। फिर वो थ्योरीज MC को पकड़ा के वो किताब पढ़ने लग जाती है। MC सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रही है, ये चाहते क्या है मुझसे। माहौल वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड बन जाता है। उसके बाद MC दोबारा लिखने लगता है। MC सोच ही रहा होता है कि वो दोबारा उससे कागज खींच लेती है। उसके बाद वो खींच के जल्दी जल्दी सॉल्व करके उसको फिर वापस दे देती है। फिर MC उसको देख के कहता है आखिर इसको चाहिए कि इसको मसला किया है मेरे से। वो फिर बुक सामने करके अपना पढ़ने लग जाती है। MC बेचारा परेशान होता है, उसको तंग कर रही होती है। रिन कहता है कि आजकल की पढ़ाई ऐसे ही होती है या फिर ये मुझे तंग कर रही है। पीछे से रिन की मदर इन दोनों को देख के मुस्करा रही होती है। फिर उसकी आंटी उसको कहती है कि अभी ब्रेक करते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। साइड से उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती है रिन रिन करके। फिर रिन कहता है क्या हुआ मदर। फिर उसकी रिन मदर कहती है कि आंट एलिन अब आजकल अजीब लग रही है ना, वो अजीब हरकतें कर रही है। जिस पर रिन कहता है हाँ वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही है। उस पर उसकी मदर बताती है कि आंट तुम्हें अच्छी तरह सिखाना चाहती है, वो तुमसे बहुत पसंद करती है, लेकिन तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकती। वो दिल की साफ़ है। वो भाभी हमेशा से ही ऐसी थी। जब हमारी शादी हो रही थी तो वो हम दोनों को फॉलो करती थी, मुझे और तुम्हारे फादर को, और वो दिल की बहुत साफ़ है और वो बहुत क्यूट है। जिस पर MC कहता है कि ये 300 साल में क्यूट का लफ्ज़ क्या बदल गया है, ऐसे बंदे को क्यूट कह रही है। फिर हमें रिन और एलन दिखाया जाते हैं जो साथ मिलकर पढ़ रहे होते हैं। एलन बुक देखते हुए गुनगुना रही होती है। रिन उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि एलन उसको छुप के घूर रही होती है। एलन को जब पता लगता है कि रिन देख रहा है तो वो वापस बुक मुंह से किस तरफ करके बुक पढ़ने लग जाती है। रिन बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझसे डर रही है कि इसका मसला क्या है। फिर वो दोबारा नीचे देखने लगता है तो वो दोबारा उसको घूरने लगती है। जिस पर रिन कहता है आखिर ये इतना तंग क्यों कर रही है, मैं बहुत तंग हो रहा हूँ, इससे अब कुछ करना पड़ेगा। फिर रिन अपनी आंटी को बुलाता है, जिस पर उसकी आंटी घबरा जाती है। फिर रिन उससे पूछता है आंटी आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। उसकी आंटी का मुंह बन जाता है। आंटी फिर थोड़ा सोचती है। फिर आंटी उसको पे गुस्सा होती है। आंटी कहती है आखिर तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हें आता ही क्या है। फिर उसकी आंटी उसको एक चमाट मार देती है। फिर उसकी आंटी कहती है तुम्हें ये नहीं आता, ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे ये वाली इक्वेशन करनी है और यहाँ पे ये वाली करनी है। आखिर तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम तो हमारी फैमिली का नाक कटा दोगे। आखिर तुम ये 9 साल की उम्र तक कर क्या रहे थे, तुमने तो कुछ भी नहीं सीखा। जिस पर रिन बेचारा उससे माफिया मांग रहा होता है। उसकी आंटी कहती है चलो मैं इस बार तुम्हें जाने देती हूँ, कुछ नहीं कहती हूँ। MC फिर एक और सवाल पूछता है, कहता है अगर इसके बारे में क्या है। फिर उसकी आंटी कहते हैं ओ मेरे बच्चे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो फैमिली का नाक लाजमी कटवा के रहोगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। चलो मैं ये भी तुम्हें बता देती हूँ। फिर MC एक और पूछता है, जिस पर कहती है तुम्हें क्या कुछ भी नहीं आता, तुमने बचपन से क्या किया है। फिर वो सारे कागज आसमान में उड़ा देती है। फिर वो उसको सिखाने लगती है। फिर हमें 10 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। MC कहते हैं मेरी आंखों में कुछ लाल लाल चमक रहा है, आखिर मेरी आंखों में ब्लड नजर आ रहा है, मुझे कुछ अलग ही सेंसेशन महसूस हो रही है, मुझे अपनी आंखों में गर्मी महसूस हो रही है, आखिर मेरी आंखों में क्या है। फिर हमें MC की आंखों में यहाँ पे ऑरा चमक रहा होता है। MC ने ब्लड सेटोन सीख ली होती है। ये बिल्कुल शारिंगान की तरह होती है, इससे कोई भी एलिमेंट आप कॉपी कर सकते हो, कोई भी मैजिक कॉपी कर सकते हो। MC की आईज फुल रेड हो जाती है, उसमें से ऑरा चमक रहा होता है। फिर MC इधर उधर देखता है तो हर जगह उसको नंबरिंग नजर आ रही होती है, हर जगह मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है। MC कहता है ये सारी वर्ल्ड मुझे अब इक्वेशंस की तरह मेरी आंखों में नजर आ रही है, क्या ये सब कुछ क्रिएटर जैसा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इस वर्ल्ड का क्रिएटर हूँ। फिर वो मैजिक बॉल बनाता है हाथ में, जिसपे उसको इक्वेशन दिख रही होती है। वो कहता है मुझे हर एक चीज़ की इक्वेशन दिख रही है, मैं हर एक चीज़ को समझ पा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा क्रिएट कर पा रहा हूँ। फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फाउंडर ने मेरे मैजिक कॉपी किया था, उसको भी मेरा मैजिक ऐसे ही नजर आता होगा जैसे मुझे नजर आ रहा है, मैं भी कुछ भी कॉपी कर सकता हूँ। अब ये पावर आखिर कितनी अमेजिंग है। इस पर पीछे उसकी जो आंटी होती है वो उसको देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है आखिर ये कितना बड़ा जीनियस है, बगैर इसने कोई मिस कैलकुलेशन किए हुए, बगैर इसने कोई कोर्स किए हुए, ये भी बच्चा है 9 साल का, इसने इतनी जल्दी इसको अवेकन कर लिया, इसको मल्टीटास्किंग भी नहीं आती। मैं जो सी इतनी बड़ी जीनियस खिलाती हूँ अपनी फैमिली की, मुझे 7 साल लग गए इसको मास्टर करने में। 7 साल बाद मैंने इसको जाके मास्टर किया और इसको यूज़ कर पाई। फिर मुझे आगे कहा गया कि तुम्हें 70 साल आगे और लगेंगे इसको मास्टर करने में, लेकिन इस बच्चे ने इतने टाइम में कर लिया। मुझे तो लगता है ये वो लिन नाम के बंदे को भी ये टीचर टकरा देगा जो मास्टर कहा जाता था मल्टीकास्टिंग के। ये लिन और कोई नहीं, इसका पिछला रीइंकार्नेशन से पहले वाली फॉर्म थी जो लिन कहलाती थी, अब ये रिन है इसका नाम। लिन फिर हैरान होता है। वो कहता है मैं आंटी एलन मुझे इस तरह क्यों घूर रही है, आखिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वो फिर उसके फादर को वो ले जाके सारी रिपोर्ट देती है। उसका फादर सुनता है, फिर थोड़ा परेशान होता है, कहता है इसी तरह उसने
उसने 10 दिन में सीख लिया। वो सच में एक प्रोडिजी है, वो बहुत बड़ा जीनियस है। और उसकी आंटी एलियन कहती है हाँ वो बहुत बड़ा जीनियस है, वो हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगा और हम लीडिंग फैमिली बनेंगे, हम मैजिशियन फैमिली में सबसे टॉप पे जाएंगे। तुम्हारा बेटा सच में बहुत अमेजिंग है। उसका फादर सोच रहा होता है कि अब फादर के तौर पर मेरे पास इसको सिखाने के लिए कुछ नहीं रहा, अब मुझे इसे कहीं और भेजना होगा। फिर वो अपने फैमिली के असिस्टेंट को बुलाता है, वो कहता है यूड मेरी बात सुनो। फिर हमें पर्दे के पीछे एक बंदा दिखाया जाता है जो बात सुन रहा होता है। वो कहता है जी मालिक बोलिए। उसका फादर अपने सर्वेंट से पूछता है आपको कोई और काम तो नहीं है, जिस पर सर्वेंट कहता है नहीं मालिक मुझे और कोई काम नहीं है। फिर उसका फादर कहता है मेरा ये एक लेटर और पैगाम है जो मेरे फादर को ले जाके पहुंचाना है तुमने। उनको कहो कि उनका ग्रैंडसन एक महान जीनियस है जो उनकी फैमिली का नाम बहुत आगे तक पहुंचाएगा और वो बहुत बड़ा जीनियस है। जिस पर सर्वेंट कहता है जी मालिक मैं आपका हुक्म पहुंचा दूंगा। जिसका पर उसका फादर थोड़ी रिलीफ महसूस करता है। वो कहता है मेरा काम अब आसान हो गया है। दिन हमें बताता है इसके बाद स्प्रिंग का महीना खत्म हुआ और गर्मियों का महीना शुरू हो गया। गर्मियों के महीने में खूब बारिश हो रही थी। अब तो दिन रात बारिश होती है पूरे साल तक। तकरीबन ये गर्मी का महीना पूरे साल रहा और दिन रात सिर्फ बकाले बादल छाए रहते थे पूरे कॉन्टिनेंट में और इधर उधर सब बारिश होती रहती थी। मैंने बहुत मेहनत की, ये गर्मियों में मैं बहुत बिजी रहा। मैं एलन से क्लासेस लेता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलन ने उसे चौक मारा होता है जिस पर उसका मुंह नीचे हो गया होता है। उसकी मदर पीछे से छुप कर देख रही होती है। फिर वो बता रहा होता है कि जब मेरे पास फारिग टाइम होता था मैं अपनी सिस्टर को मैजिक सिखाता था जो बहुत अनोइंग थी, मुझे उसको बहुत मुश्किल होती थी सिखाने में। और जब भी रात के टाइम में होता था मैं यहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करता था अपनी माना फिर अपनी बॉडी स्ट्रेंथ की। आखिर मुझे इस टट्टी बॉडी को भी पावरफुल करना था। वैसे अगर मैं आज की मॉडर्न एजुकेशन को अपने ज़माने की एजुकेशन से कंपेयर करूं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और मॉडर्न एरिया ने बहुत तरक्की की है। ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इतनी आसानी से सॉल्व कर देते थे जो हमारे जैसे जीनियस मैच के लिए भी मुश्किल होते थे। ये आजकल के एजुकेशन ने इतनी तरक्की की है। अगर मैं अपने ज़माने की नॉलेज से किसी के साथ फाइट करूँ तो मैं ये शायद इस ज़माने के 4 स्टार से भी हार जाता। आखिर इतनी ज़्यादा इन्होंने तरक्की कर ली और इतनी ज़्यादा ये पावर इनके पास आ गई है। अगर ये मेरी पिछली लाइफ होती तो 7 स्टार बनना तो लोगों के लिए ख्वाब था, लेकिन इस लाइफ में मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ और टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करूँ तो मैं 7 स्टार बन सकता हूँ और जो मुझे चाहिए वो मैं पा सकता हूँ। फिर अगले दिन जब वो अपने मदर फादर के साथ खाना खाने के लिए बैठता है तो वो अपने फादर से कहता है फादर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। जिस पर उसका फादर कहता है तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। वो बताता है कि मैं यहाँ गाँव से बाहर जाना चाहता हूँ, दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मदर और फादर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, उनकी आइस ब्लैंक हो जाती है। वो आगे दिन बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे गोल्डन मेज सिटी जाना चाहता हूँ जो इसको रोज टीवी कहा जाता है। वहाँ पे मैजिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं दाखिला लेके मैजिक सीखना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस पर उसकी सिस्टर पूछती है भाई आप सच में जाना चाहते हो। जिस पर वो हाँ कहता है। फिर उसकी सिस्टर उसको पकड़ कर रोने लग जाती है। वो कहती है भाई आप ना जाओ, मैं नहीं चाहती आप यहाँ से जाओ। वो उसको पीछे धक्का दे रहा होता है, कहता है मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ और नहीं रह सकता। उसका फादर कहता है अभी तो तुम सिर्फ 10 साल के हो और तुम मैं शहर से बाहर नहीं बैठ सकता, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए मैं बाहर नहीं बैठ सकता। तो दूसरी फैमिली से वहाँ से भी लोग सिर्फ 16 साल की उम्र से जाते हैं। पीछे हमें एलन दिखाई जाती है बैकग्राउंड में जो गुनगुनाते हुए खा रही होती है बड़े मजे से। वो कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या बात कर रहे हैं। फिर उसका फादर आगे बता रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ से यूनिवर्सिटी नहीं भेज सकता, यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम 16 साल की उम्र पे जा सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट है। जिस पर एमसी देखने लगता है, पीछे उसकी बहन रो रही होती है सामने। फिर उसका फादर कहता है मुझे अब मेरे फादर की तरफ से यानी तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरफ से एक लेटर आया है जो उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है ट्रेनिंग के लिए। ये बात सुनकर एलन इतने शौक में आती है कि उसका निवाला मुंह में ही फंस जाता है और उसके गले में जाके अटक जाता है, उससे निकला नहीं जाता। वो खांस रही होती है। मदर उसकी फायद में देखते वो कहती है एलन क्या हुआ, रुको मैं आती हूँ इधर। फिर एलन पूछते है क्या फादर की तरफ से लेटर आया है। जिस पर उसका फादर कहता है कि ये पहले तुम मुंह पूछ लो फिर बात करना। फिर आखिर एलन सोच रहा होता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर कौन हो सकते हैं, कहीं ये वो तो नहीं। फिर उसका फादर बताता है पूरी हमारी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग हैं जिन्होंने बेल लुकेस को अवेकन किया है और वो तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं। जिस पर रिन सोचता हाँ ये वही बंदा है, ये सेल्चिफ लिडविक है जो सबसे पहले मेरे साथ लड़ने आया था, जिसके पास ये पावर है सबसे पहली। और हाँ इससे भी मजे की बात वो तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग देंगे। जिस पर रिन कहता है क्या सच में। वो उसका फादर कहता है क्या तुम एक्साइटेड हो। जिस पर रिन कहता है हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पीछे उसकी बहन रो रही होती है रिन के जाने पर, उसकी मम्मी भी सैड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है रिन एक गाड़ी में आता है, वो एक बड़े से महल के सामने आता है। ये महल बहुत बड़ा होता है और बहुत खूबसूरत और आलीशान महल होता है। वो महल के अंदर जाता है, उसके सामने उसका फादर होता है। उसका फादर कहता है तुम इधर उधर ना फिरो, तुम गुम जाओगे। फिर वो कहता है मैं अपने फादर से पहले अंदर जाके मिलता हूँ, तुम मेरे पीछे आना और मेरे से बाद में आना। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिन दरवाजे के सामने खड़ा होता है, सामने उसका ग्रैंडफादर होता है। उसका ग्रैंडफादर खिड़की के बाहर देख रहा होता है बिल्कुल ही ओल्ड स्टाइल में, जैसे हर एनिमे में एक बूढ़ा बंदा देखता है ना मास्टरमाइंड। फिर वो पीछे की तरफ घूरता है, उसकी आंखें इतनी लाल होती हैं कि हमें खौफजदा हो जाता है। फिर वो अपने हाथ में मैजिक बनाने लगता है, उसके हाथ में 3 ट्रायंगल कलर के मैजिक बन जाते हैं। फिर वो उससे अटैक करता है।
फिर दिखाते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने वो तीनों सर्कल जमीन पे लगा के उसे बेटा अच्छी किया होता है, जिससे पूरी जमीन हिल जाती है, रिन तक हिल जाता है, पूरी जगह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। इतना तेज अर्थक्वेक आता है कि उससे सारे बर्तन इधर उधर हिलने लग जाते हैं, ऊपर सीलिंग भी हिलने लग जाती है, सीलिंग पे जो लाइटें लगी होती है वो टूट जाती है। जिस पर रिन उसे देखता है, कहता है आखिर ये सोच क्या रहा है, ये मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करना चाहता। नीचे उसका ग्रैंडफादर एकदम बैड एस लग रहा होता है, वो रिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर उधर से रिन भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है, वो अपना ब्लू ओरा निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ उसका ग्रैंडफादर बहुत गुस्से में होता है और रेड ओरा निकाल रहा होता है। रिन अपने हाथों में मैजिक सर्कल बनाता है ब्लू कलर के, जो लाइटनिंग ओरा जनरेट कर रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा पावर निकाल रहे होते हैं। लेकिन तभी उसी तरफ कुछ होता है जिससे वो एमसी के सारे माना चला जाता है और उसके मैजिक सर्कल मिट जाते हैं। वो बेचारा परेशान हो जाता है, वो कहता है मैं क्या करूं, मैं इसके सामने कैसे डटूंगा, मैं इससे कैसे लड़ाई करूंगा। दूसरी तरफ उसका ग्रैंडफादर अपनी चमकीली आंखों में हाथ रख रहा होता है, वो उसको बताता है कि फिर लूकस जो है जो उसे कुछ कंट्रोल कर सकता है किसी भी मैजिक को जो उसके सामने उसकी आंखों के सामने नजर आए। जो भी कुछ इसको नजर आता है वो उसको डिसअपियर भी कर सकता है और अपीयर भी कर सकता है। एमसी जो थोड़ी देर पहले अपने ग्रैंडफादर के अपीयरेंस की वजह से बिल्कुल डरा हुआ होता है, वो देख के फिर खुश हो जाता है। फिर उसका ग्रैंडफादर बताता है ये कूल था ना, तुम भी सीखना चाहते हो, जिस पर वो एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है जी जी दादाजी मैं सीखना चाहता हूँ। उसका फादर सोच रहा होता है मेरे फादर कभी नहीं बदलेगा, वो उसको छेड़ना बंद नहीं करेगा। उसका फादर फिर ग्रैंडफादर बताता है कि ये बेल लूकस को सीखना ही नहीं होता, सिर्फ इसको एक बंदे को फुली अंडरस्टैंड करना होता है। अभी तुम कौन से लेवल पर हो? जिस पर रिन बताता है कि मैं लेवल 3 का मैजिक इंचैंट कर सकता हूँ। नहीं बल्कि मैं लेवल 5 तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिस पर उसका दादा कहता है लेवल 3 का इंचैंट कर सकते हो, तुम काबिल तारीफ हो, मैंने तुम्हारा जैसा जीनियस आज तक नहीं देखा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। हमारी जो सी फैमिली टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा माना लेती है, इसको रिक्वायर होता है बहुत ज़्यादा माना इस पावर को यूज़ करने के लिए। क्या तुम इतना माना दे सकते हो अपनी ये छोटी सी बॉडी के साथ? जिस पर रिन कहता है ग्रैंडफादर ये करना पॉसिबल तो है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये बहुत लंबा जर्नी है लेकिन मैं ये पूरा कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है। जिस पर उसका ग्रैंडफादर भी शौक हो जाता है, वो कहता है आखिर इस बच्चे में इतना ज़्यादा जज्बा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। वो कहता है मेरी ट्रेनिंग मुश्किल तो होगी लेकिन उस पर रिन कहता है मैं कर लूँगा ट्रेनिंग पूरी। रिन का फादर वहाँ से जा रहा होता है, वो कहता है मेरा काम सारा पूरा हो गया, मुझे यहाँ से जाने चाहिए। तभी पीछे से ग्रैंडफादर की आवाज़ आती है। ग्रैंडफादर कहता है मैं शुरू में तुम दोनों का अच्छी तरह से वेलकम नहीं किया, तुम्हारे साथ पहले ही मैंने सख्ती करना शुरू कर दी, तो मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, चलो हम दोनों चलते हैं। फिर वो रिन को लेके जा रहा होता है, फिर वो उसके फादर को कहता है तुम मुझसे बाद में मिलो, हम दोनों बाद में ड्रिंक करेंगे। जिस पर उसका फादर झुक कर उसको थैंक यू करता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अपने हाथ में उसके ग्रैंडफादर ने मैजिक बनाया होता है, येलो कलर का लाइटनिंग मैजिक होता है जो पावर में बहुत ज्यादा होता है। वो कहता है बिल के इसकी पावर अच्छी तरह यूज करने के लिए तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। फिर रिन बेचारा उस अटैक से डर के पीछे को जा रहा होता है, वो कहता है आखिर में इसको कैसे डोज करूं, मैं इससे कैसे बचूं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। उसका ग्रैंडफादर कहता है इससे बचो नहीं बल्कि इसको अच्छी तरह रीड करो, मेरे मूवमेंट्स को रीड करके इसको डोज करने की कोशिश करो। फिर हमें दिखाया जाता है वो अटैक कर देता है जिससे रिन हवा में फेंका जाता है। रिन कहता है अब तो मैं गया, ये तो बहुत मुश्किल अटैक था। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है तुम क्या अपने दुश्मन का अटैक सीधा अपने मुंह पर लेना चाहते हो, तुम क्या इसको दूसरी तरफ नहीं ले सकते? फिर उसका ग्रैंडफादर बताता है कि ये इसके पास एक ट्रूली रिमार्केबल टैलेंट है, अगर इसको एक चीज़ सिखाओ तो ये 1000 सिखाने के लिए कहता है, अगर 1000 सिखाओ तो ये 10,000 सिखाने के लिए कहता है। ये एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो 1000 साल में एक बार आता है, ये जो चीज़ें लोगों को सीखने के लिए महीना लग जाती है वो ये एक दिन में सीख जाता है। फिर हमें रिन दिखाया जाता है जो इधर उधर स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से अटैक से बच रहा होता है। उसका ग्रैंडफादर कहता है इसके लिए बस अब सारे मैजिक इसने सीख लिए हैं, अब इसने बस अपनी आइज को कंट्रोल पाना और अच्छी तरह मैजिक को समझना है। उसके बाद उसका फादर जो ग्रैंडफादर होता है वो 2 किस्म के फायर अटैक तैयार करता है। वो कहता है एक को अगर अपनी ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करना है तो उसको अपनी लाइफ को रिस्क करना पड़ता है, फिर वो उस पर अटैक कर देता है। रिन कहता है ग्रैंडफादर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ रिस्क करने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है हर हालत में और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता हूँ। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है अच्छा ये बात है तो फिर मैं तुम पे कोई आसानी नहीं करूँगा, तुम पे 100% करूँगा। वो अपना एक फायर बॉल जमा करता है जो बहुत सारी फायर एक आकर जगह पे इकट्ठा करके पूरा बॉल बन जाता है। उसके बाद उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है अगर तुमने इसे डोज नहीं किया तो तुम मारे जाओगे उसी सेकंड पे। फिर उसी जगह फिर रिन रुक जाता है, रिन फिर तैयार हो रहा होता है उस फायर बॉल को खाने के लिए। फिर उसके बाद उसका ग्रैंडफादर उस पर अटैक कर लेता है, कहता है अब तुम इससे बच के दिखाओ, इससे जरूर बचना है तुमने। फिर वो रिन को ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद रिन अपनी आंखों पे जोर लगाता है और अपना बेल सुडीस यानी सस्ता शारिंगान खोल देता है। सस्ता शारिंगान खोलने के बाद उसे नजर आ रहा होता है कि ये इतना बड़ा अटैक होता है जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रिन के ऊपर पड़ रहा होता है। उसका दादा सोच रहा होता है कि इसको ये अटैक ब्लॉक करना चाहिए, अटैक बहुत खतरनाक है, इससे इसकी जान भी जा सकती है।
वैसे बिल सोडियस बनाई इसीलिए वो किसी भी अटैक को पता लगा सकता है कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। वो किसी भी चीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में उसको बता सकता है। उसको ये अटैक डॉज करना पड़ रहेगा वरना वो मर जाएगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। उसके बाद हमें रिन दिखाया जाता है जिसके मुंह के बिल्कुल करीब ही वो फायर बॉल आ चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है वो मरने वाला है। पीछे से उसका ग्रैंडफादर भी उसका आवाज़ लगाता है। तभी वो अपनी शॉटगन अवेकन करता है जिसकी आंख में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और उसकी आंख भी अवेकन नहीं हो रही होती, पावर यूज़ नहीं हो रही होती। हमें ऐसा ही लगता है वो मरने वाला है। तभी उसकी आंख में एक स्टार बन जाता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। कोडिंग नजर आ रही होती है फायर बॉल में, उसको अपने ग्रैंडफादर में भी कोडिंग नजर आ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और खून निकल रहा होता है। वो फायर बॉल बहुत बड़ा होता है और उसके सामने आ जाता है। वो उसको देखता है, फिर वो कहता है कि मैं अब इसको कोड बदल सकता हूँ। फिर वो उसका कोडिंग बदलने लगता है। वो बताता है कि एक मैजिक में 2 एरे होते हैं ट्रायंगल के, इसकी कोडिंग ये होगी, फिर मैं इसको बदल देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो रेन होता है वो उस फायर स्पेल को खत्म कर देता है। उसका ग्रैंडफादर ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी रेन गिरने लगता है कमजोरी की वजह से। उसका ग्रैंडफादर जल्दी से आकर उसको पकड़ लेता है। रेन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर क्या मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या मैंने स्पेल को खत्म कर दिया? उसका ग्रैंडफादर कहता है, शाबाश मेरे पोते, तुमने कर दिखाया, तुम आखिर उस लेवल पर पहुंच चुके हो, तुमने मास्टरी कर ली है, अब तुम्हें बस अपना माना बढ़ाने की जरूरत है। फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है, मुझे शर्म आ रही है, मैं इस लेवल पर जब मैं 39 साल का हो गया तब पहुंचा था और ये बच्चा अभी से ही पहुंच गया है। मुझे लगता है ये किंगडम का ये फेट दोबारा लिखेगा और ये किंगडम का सबसे बड़ा मेज बनेगा। उसके बाद वो रेन को बुलाता है। रेन जब अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, उसका ग्रैंडफादर कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहता, यह तो तुम्हारी चॉइस है, तुम जो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम 16 साल के हो जाओ तो तुम्हें जाकर दिलातन का दरवाजा खटखटाना है। जिस पर रिन सोचता है, दिलातन वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे सारे मैजिक आते हैं। जिस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है, अगर तुम वहाँ से टॉप से ग्रेजुएट कर गए तो तुम्हें एक रूम में ले जाया जाएगा। उस रूम में हीरो लिस्टा थी, उसने अपना एक लेटर छोड़ा था, आखिरी लेटर वो उसने हीरो लिन के लिए छोड़ा था, जिस पर एमसी के दिमाग में क्लिक होता है। रिन कहता है, हीरो लिस्टा ने मेरे लिए लेटर छोड़ा था, मुझे तो वो खोल के देखना ही पड़ेगा। उसका ग्रैंडफादर उसको बताता है कि तुम यंगेस्ट हो जिसने बेल कुरेस को अवेकन किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम ही उस लेटर को पढ़ने के लायक हो, तुम अपनी कैपेबिलिटी के साथ उस लेटर को पढ़ सकोगे। रेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने ख्यालों में होता है। वो सोचता है, आखिर लिस्टा ने मेरे लिए लेटर में क्या छोड़ा होगा, मुझे अब अपने कॉमरेड के पाथ फॉलो करने होंगे जो उसने मेरे लिए क्लूज छोड़े हैं, फिर उस मुताबिक मैंने आगे चलना होगा। फिर उसके बाद हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें रिन बताता है कि एग्ज़ाम शुरू होने में 1.5 साल रह गया है और मुझे इस 1.5 साल में वहाँ पर पहुँचना है और मुझे इधर उधर और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर हमें रिन दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका होता है, वो अपनी फादर और मदर को गुड बाय करने आता है। उसका फादर कहता है, चलो अब ठीक है और तुम लाजमी वापस आना, क्या तुम शहर में रहने का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम एग्जाम के बाद भी शहर में रहोगे? जिस पर रिन कहता है, हाँ मैं एग्जाम के बाद भी शहर में रहूंगा, मैं वहाँ पे नॉलेज गैदर करूंगा क्योंकि शहर में नॉलेज मिलती है। फिर रिन हमें दिलाटन एकेडमी के बारे में बताता है। वो बताता है इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो हर साल होता है और जो लोग ये एग्जाम पास करते हैं उन सब के लिए मार्च में उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फिर रिन की मदर कहती है, क्या तुम्हारा जाना लाजमी है, मुझे तुम्हारे अकेले जाने पर डर लग रहा है। फिर उसका फादर बताता है कि रिन की स्किल्स बहुत हाई लेवल की हैं, अगर वो नेशनल रोड के मुताबिक जाता है तो वो फिर मसला नहीं होगा उसको। फिर रिन सोच रहा होता है कि मैं कुछ साल बाद अगर इन पलों को याद करूंगा तो फिर मैं क्या इन पलों को मेमोरीज कह सकता हूँ। फिर हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें लिन दिखाया जाता है जो एक चाइनीज से गाँव में आया होता है, एक दरिया के ऊपर खड़ा होता है और बहुत खूबसूरत जगह होती है वो वहाँ पे पहुँचता है। फिर वो हमें बताता है कि ये होली एम्पायर की रेड नॉर्थ साइड पे गिराम रीजन है जो अपने होटल्स और इंस के लिए मशहूर है, यहाँ पे फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं और मैं क्यूरियस हूँ कि यहाँ पे सब बेम्बू की टोपियाँ पहन के क्यों घूम रहे हैं, मुझे लगता है किसी से पूछना पड़ेगा। तभी वो एक बंदे के पास जाता है, उससे पूछता है कि सबने बेम्बूस वाली टोपियाँ क्यों पहनी है, जिस पर वो बंदा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये बस सबने बेम्बूस की टोपियाँ क्यों पहनी है, तुम शक्ल से तो अक्लमंद लगते हो, तुम्हें लिन के बारे में नहीं पता? जिस पर एमसी कहता है, लिन वो क्या है, तुम किस बारे में बात करो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिस पर वो बंदा हंसने लग जाता है। वो कहता है, मुझे तुम शक्ल से तो स्मार्ट लगे थे लेकिन तुम्हें पता नहीं है, असल में जो फर्स्ट फाउंडर थे उनकी ना लिन ने मदद की थी, आज बिशप लिन ने, इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये उनके ट्रिब्यूट में पहनते हैं ये बेम्बू की टोपियाँ। जिस पर लिन हैरान हो जाता है। लिन कहता है, मेरे ट्रिब्यूट में इन्होंने ये टोपियाँ पहनी, ये काफ़ी इंप्रेसिव है, एक मर्चेंट टाउन के लिए ये इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। ये एक ट्रेडिंग शहर है जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। रिन कहता है, आखिर मैंने पास्ट लाइफ में इनके बड़े लीडर की क्या मदद की थी, मुझे याद तो नहीं आ रहा, अगर मुझे उसका नाम पता लग जाए तो शायद मुझे याद आ जाए। फिर ये उससे पूछता है कि इतना बड़ा मेंशन ग्रुप इस छोटे से स्मॉल से टाउन में क्या कर रहा है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? जिस पर वो बंदा बताता है कि जो टाउन से बाहर निकल के शहर में जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आने की वजह से अंधेरा होता है, अंधेरे में मॉन्स्टर अपीयर होते हैं और वहाँ से लोग बहुत सारे लोगों की मिसिंग होने की खबरें भी मिली हैं। तो फिर इस पर लिरिन पूछता है, तुम क्या बंदोबस्त कर रहे हो? उस पर वो बंदा बताता है कि हम एम्पायर के बंदों का इंतजार कर रहे हैं, एम्पायर अपना प्लाटून भेजेगा और मॉन्स्टर को मरवाएगा, मैंने अपने मर्चेंट
रिन दोस्तों से बात तो की है, लेकिन मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ वो क्या कहेंगे। फिर रेविन हमें मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि मॉन्स्टर ऐसे प्राणी होते हैं जो जानवरों की तरह तो दिखते हैं, लेकिन वो 2-4 जानवरों का मिक्सचर होते हैं और उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी होती है और उनकी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी मैजिकल पावर, और कुछ तो टट्टी जैसे भी लगते हैं। जितनी मेरे पास मैजिकल पावर है और जितनी मेरी स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से मैं टॉप प्लेयर के अलावा हर किसी जानवर से भिड़ सकता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें एक चांद दिखाया जाता है एक जंगल में। फिर जंगल में एमसी आगे को जा रहा होता है, उसके आसपास धुआं और स्मोक होता है। तभी उसको किसी की प्रेजेंस सेंस होती है। वो कहता है मुझे लगता है मुझे कोई देख रहा है दूर से, लेकिन वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। शायद मुझे लगता है कि उसको डिफरेंस पता लग गया मेरी मैजिक पावर और उसकी मैजिक पावर में। आखिर उसको पता लग गया बाप कौन है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इसको ऐसे मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है, ये लोग खुद ही अपना संभाल लेंगे। तभी वहाँ से हमें एमसी का पास्ट फिर से दिखाया जाता है। एमसी का पास्ट शुरू हो जाता है। वहाँ से आवाज़ आती है कि आगे की तरफ चलो, यहाँ से हमने इधर जाना है। यहाँ से फिर हमने ये जगह पार करनी है। फिर वहाँ पे एक रिवर आएगी। रिवर पार करके हम उस शहर में पहुँच जाएंगे। ये और कोई नहीं होती, ये लिस्टा कैरी होती है। लिस्टा मैप में जगह दिखा के कहती है इस रिवर के पास ये फूलों का एक बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल है जिस पर रेड बैलो वाले कहते हैं हाँ हम वहीं पे चलेंगे। जिस पर एमसी पीछे से गुस्सा हो जाता है। एमसी कहता है तुम दोनों क्या कर रही हो? हमारे अलावा जो कॉन्टिनेंट में 2 बड़े गिल्ड है वो बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं और वो फ्रंट लाइन पे जाकर लड़ रहे हैं। उन लोगों की वजह से फ्रंट लाइन बची हुई है, वरना वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे। क्या तुम चाहे किसी और हीरो की हेल्प कर रहे हो? हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ में बैटलफील्ड पे जाना चाहिए। तुम्हें क्या सिचुएशन का अंदाजा भी है? जिस पर वो लिस्टा बताती है कि मुझे अंदाजा है ये रेड ड्रैगन लीजियन और येलो ड्रैगन लीजियन बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं और हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। जिस पर रिन बताता है मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। ये बातें याद करके लिन अपना मैजिक सर्कल बनाता है और वो मैजिक करने लगता है। फिर वो अपने मैजिक से कुछ बेचता है, उसको कहता है कि उस मॉन्स्टर को पकड़ के लाओ और मेरे पास लेके आओ उसको। फिर वो मॉन्स्टर जाता है आगे। फिर रिन थोड़ी देर उसका इंतजार करता है। फिर तभी उसका वो मैजिक मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लेता है। रिन कहता है उसको मेरे पास पकड़ के लेके आओ। तभी वो मैजिक हवा में उड़ के आता है और उस मॉन्स्टर को नीचे जमीन पे लाके पटक देता है। हमें दिखाया जाता है ये व्हाइट कलर के कुत्ते जैसा मॉन्स्टर होता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। फिर हमसे बताता है अगर मैं अच्छी तरह याद करूं तो ये एम्पायर के बॉर्डर के सेंट्रल में नॉर्दर्न एरिया है जहां एक ब्रांडेनियो नाम का पहाड़ है। ये मेरी पिछली लाइफ में भी था। तभी एमसी का इनकाउंटर 3 सेंटीपीड बीस्ट से होता है जिनके मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। एमसी उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। एमसी कहता है तुम जैसे नीच और नीचे दर्जे वाले ऐसे मॉन्स्टर्स ने मुझे अपने से कम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे यहीं पे चीथड़े उड़ा दूंगा। फिर उन मॉन्स्टर को कोई मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ के ऊपर 2 बंदे खड़े होते हैं जिन्हें देखकर एमसी कहता है काइस ये काइस तो नहीं है। तभी वो दोनों माउंटेन से नीचे छलांग मार देते हैं। उनमें से ग्रीन बालों वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें नहीं पता इस जगह पे मॉन्स्टर आते हैं और यहाँ पे अकेले नहीं घूमना होता, तुम्हें क्या किसी ने नहीं बताया यहाँ पे? तभी उसका पीछे से साथी भी छलांग मार के आता है। वो कहता है चलो अभी अब बस करो और कितना तुम उसको डांटोगे। फिर वो बताता है हम यहाँ पे ग्रेट पैलेस के डिसेंडेंट्स है और हम यहाँ पे इसको गार्ड कर रहे हैं। जिस पर एमसी सोचता है ये काइस नहीं हो सकता। फिर उनको बताता है कि मुझे पता तो नहीं तुम कौन से स्कूल से हो, लेकिन मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे बताओ कि ये माउंटेन वाली जगह इतनी बदल कैसे गई? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। एमसी उन पर गुस्सा आता है, कहता है आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम हंस रहे हो? पर वो कहते हैं हम माफी मांगते हैं, सॉरी तुम इनको बेंडेटियो माउंटेन्स कह रहे हो, ये अब तो कैलिस्टन में बहुत टाइम हो गया, ये चेंज हो गया, अब ये शहर हो गया है। फिर वो बताते हैं कि कैलिस्टन इस जगह को कहते हैं जो काइस का घर है, काइस का गाँव। काइस जब किंग एबिस से लड़ाई करके आया था तो उसके बाद वो इन पहाड़ों में बस गया। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे काइस का स्कूल है जहाँ पे आर्चरी सिखाते हैं, हम काइस के डिसाइपल हैं, हम उसके आर्चरी में सीखते हैं। वो कुछ एमसी को बताते हैं कि ये सालों पहले यहाँ पे माउंटेन रेंज थे, अब यहाँ पे विलेज बन चुका और ये जगह ने बहुत तरक्की कर ली है, तो 300 साल पहले की बात है, तुम अब क्यों कर रहे हो? तब एमसी सोच रहा होता है कि ये अगर शराब पी के ये अगर वो तीरे चलाते हैं तो मतलब ये काइस के स्कूल से होंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इन दोनों को यहाँ पे क्यों रखा गया है। फिर वो दोनों उसको बताते हैं कि तुम बहुत सही टाइम पे आए हो, यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल से सबको फ्री में शराब दी जाती है। फिर उनमें से एक बंदा एमसी की गर्दन पे हाथ रख लेता है। वो कहता है आज फेस्टिवल है, तुम शराब पियोगे ना, शराब को चखो और तुम भी जवानी की तरह पे निकल पड़ो और तुम भी बड़े हो जाओगे। फिर दूसरा वाला साथी कहता है देखो ये खुद तो बिगड़ा हुआ, अब ये दूसरों को बिगाड़ेगा, क्या ये मैन ऑफ कल्चर है? तुम यहाँ पे ड्यूटी से बचने की कोशिश ना करो, इस बच्चे के साथ गप्पे मार के टाइम निकाल रहे हो। वो कहता है मैं आखिर इस बच्चे को अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, मुझे इसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, इस पे कोई हमला कर देगा। फिर एमसी और वो बंदा एक साथ जाने लगते हैं। वो बंदा बताता है कि ये पूरा रास्ता खराब हुआ है इन पत्तियों की वजह से, हम इन पत्तियों को साफ करते हैं लेकिन ये इतनी ज्यादा ये वापस आ जाती हैं। फिर वो आगे और चबर
कवर करने लगते हैं। एमसी उसको इग्नोर मार के इधर उधर देखने लगता है। फिर वो बताता है अगर यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग हॉल है और हमारा स्कूल है, और अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम विलेज पहुँच जाएंगे। सामने एक टॉम होता है यानी एक कबर होती है, जिसे देख के एमसी को कुछ फीलिंग होने लगती है। एमसी के दिल में दर्द होने लगती है। एमसी अपने दिल पे हाथ रखता है। एमसी कहता है ये मुझे क्या फीलिंग हो रही है। एमसी को बार बार काइस याद आने लगता है। वो बंदा कहता है तुम इतने बड़े सफर पे जा रहे हो, तुम क्या यहाँ पे आके विश नहीं मांगोगे। इस पर एमसी कहता है कि विश विश क्या करना है। वो कहता है क्या तुम इसको नहीं पहचानते। वो कहते क्या पहचानना है। वो कहता है सीरियसली तुम इस शहर से ही तो हो ना, तुम क्या काइस के ये महान हीरो काइस के कबर को नहीं पहचानते। जिसे सुनकर एमसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एमसी की पूरी दुनिया हिल जाती है। एमसी उसको कहता है तुम मेरे साथ मजाक मत करो। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा, ये काइस की कबर है। हर साल लोग यहाँ पे आते हैं और काइस से सेफ्टी के लिए विश करते हैं। वो कहते हैं हमारा विजिल सेफ हो जाएगा, काइस से दुआ करेंगे तो। फिर वो बताता है कि कौन ऐसा हीरो है जो अपनी टॉम यहाँ पे पहाड़ों में बनाता है, उसने शहर में क्यों नहीं बनाई। वो पूछता है क्या तुम्हें काइस की और ये टॉम की स्टोरी नहीं पता है। जिस पर एमसी कहता है मुझे क्या पता है स्टोरी। वो कहता है मुझे शक हो रहा है तुम इसी शहर से नहीं हो, तुम बाहर से आए हो। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। तुम्हें काइस का दोस्त के बारे में पता होगा ना जो आर्चमेज लिन है। वो कहता है हाँ पता है। कहता है कि इसका एक फैक्ट है जिसके बारे में सब जानते हैं। काइस को भरोसा था कि वो लिन उससे वापस मिलने आएगा जब वो मर गया, इसीलिए उसने अपना टॉम यहाँ विलेज में बनवाया। क्योंकि सबको पता है कि लिन बहुत शाय बंदा था, उसे लगा अगर लिन वो शहर में उसका टॉम बनवाएगा तो लिन उसे मिलने नहीं आएगा। फिर एमसी को अपने उस काइस के गुजारे हुए पल याद आ रहे थे जिसमें लिस्टा भी उनके साथ होती है और उसका चीखे मारा होता है। अगला पल याद आता है उसमें वो उसका उसके बाल पकड़ रहा होता है। फिर अगले में वो आपस में लेटर पढ़ रहे होते हैं। एमसी फिर सोच रहा होता है कि क्या उसको पता था कि ये मेरा और उसका हमेशा के लिए अलविदा है और हम दोबारा नहीं मिलेंगे और ये हमेशा का गुड बाय है। नहीं नहीं मुझे नहीं पता, ये सच नहीं हो सकता। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगा। फिर वो काइस की यादें देख रहा होता है। फिर उसको काइस मरा हुआ नजर आता है। वो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। पीछे वो बंदा कहता है बच्चे कहाँ भाग रहे हो, अकेले नहीं भागो। एमसी आगे को भागने लगता है। एमसी कहता है मैं। फिर दिखाया जाता है कि एमसी एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है। पीछे सनसेट हो रहा होता है। एमसी कहता है मैं बस एक बार पीछे जाना चाहता हूँ टाइम में, चाहे ये लेट भी हो गई हो, लेकिन मैं उन सबसे जाके सॉरी करना चाहता हूँ, उन सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें कितना पसंद करता हूँ। फिर वो नीचे लेट जाता है। फिर वो कुछ सोच रहा होता है। वो उसको फिर पुरानी चीज़ें याद आ रही होती है। उसे एक मेमोरी आती है जिसमें काइस अंधेरे में एक चिड़िया को निशाना लगा देता है, जिस पर लिन कहता है तुम्हारी आंखें कितनी तेज़ है, तुम अंधेरे में भी मार रहे हो। अगले मेमोरी में नजर आता है कि फिर काइस तीर मार रहा होता है। वो कहते हैं तुम बगैर शराब पिए तीर नहीं मार सकते, तुम आखिर ये तुम्हारा मसला क्या है। अगले में दिखाया जाता है कि काइस को शराब ना दो तो वो मरने लगता है। फिर वो रेड बालों वाली उसे शराब दे देती है। फिर वो एमसी ये सब कुछ सोच के हंस रहा होता है। फिर अगली मेमोरी शुरू होती है। उसमें लिस्टा बताती है काइस के पास ज़ुबान नहीं है इसलिए वो बोल नहीं सकता। फिर अगली मेमोरी में दिखाते हैं कि काइस रात को सोते हुए ज़ोर ज़ोर से खराटे मारता है जिससे सबकी नींद खराब हो जाती है। एमसी फिर हंस रहा होता है। एमसी कहता है वो सुबह तो सारा दिन चुप रहता था लेकिन रात को बहुत ज़्यादा शोर करता था, हमें सोने नहीं देता था। फिर एमसी को अपने मरने वाले टाइम की चीज़ें याद आ रही होती है। उसके अपने दोस्त याद आ रहे होते हैं, दोस्त नज़र आ रहे होते हैं। फिर उसे अपने आप भी नज़र आ रहा होता है वो मरते वक्त कैसा लग रहा था। फिर वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो रोने लगता है। ऊपर चांद न होता है, नीचे मुन्ना रो रहा होता है। तभी वो वहाँ से उड़ता है और झाड़ियों में से निकल के कहीं पे निकल के जा रहा होता है। वो आगे को बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो काइस की कब्र के पास जाता है। वो पहले 1-2 मिनट तक उसकी कब्र को घूर के देखता है। फिर उसके बाद वो अपना मैजिक सर्कल करता है। वो मैजिक करता है, मैजिक से उसका एक पंच बनता है और उस पूरी जगह पे आग लग जाती है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एमसी के आस पास सारी तरफ आग होती है। आग पूरी जगह फैल के उधर सारे पत्तों और उधर के सारे दरख्तों को जला देती है। आग इतनी तेज़ होती है कि वो पूरे जंगल में फैल जाती है। बाद में हमें दिखाते हैं कि आसपास के सारे पत्ते साफ हो चुके होते हैं, सारी जगह साफ हो चुकी होती है। एमसी फिर काइस को गुड बाय करता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है काइस मैं तुमसे मिल नहीं सका, ये इसलिए नहीं कि मैं शाई हूँ, ये इसलिए कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम सबको फेस करने की। फिर वो अपनी आखिरी मेमोरीज काइस के साथ देख रहा होता है जिसमें उसका पास्ट वाला लिन और काइस के साथ पीछे को जा रहा होता है। फिर उसके बाद लिन अपनी जगह पे पहुंच जाता है साउथ में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जहाँ एक तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और एमसी को पसीने आ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एमसी के सामने दरवाज़ा होता है एक बहुत बड़े शहर का जिसका नाम होता है गोल्डन रोज। ये मैजिक शहर होता है और जो एकेडमी डिलाटन होती है वो इस मैजिक शहर के दिल के दरमियान में होती है। एमसी कहता है ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में अपनी पास्ट लाइफ में जानना चाहता था और मैं बहुत क्यूरियस था, लेकिन ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एमसी वहाँ बाजार में घूम ही रहा होता है। पीछे एक बंदा चीज़ें सेल कर रहा होता है। वो कहता है मेरे पास मैजिक बुक है, मैजिक का सामान है और मैजिक एप्लीकेशन के स्क्रॉल्स भी हैं और यहाँ पे मेरे पास एक सिल्वर डेथ रैंक का चीज़ भी है
जो डंजन से लाया गया है। सारे दुनिया की नॉलेज इस शहर में पाई जाती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि अगर ये शहर में से नॉलेज आती है तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर वो एक बंदे के पास बैठ जाता है, उससे एक चीज़ लेने लगता है। वो पूछता है ये कितने की है? वो बंदा उसको कहता है ये 10 कॉपर की है, जिस पर MC उसको ले लेता है। MC कहता है 10 कॉपर की। MC कहता है मुझे याद है मेरे ज़माने में ये 80 कॉपर की मिलती थी, आजकल ये चीज़ें बहुत सस्ती हो गई और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। फिर वो कहता है सर आप एक चीज़ भूल रहे हैं, जिस पर MC पूछता है क्या हुआ? वो कहता है आपका एग्ज़ाम है और आपको बहुत जल्दी जाना है, अभी एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। MC कहता है हाँ मैं तो भूल गया था, मेरा एग्ज़ाम है। तभी वो पीछे से देखते आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर एक चोर भाग रहा होता है, सब कहते हैं चोर को पकड़ो पकड़ो चोर को। MC कहता है ये बहुत बड़ा शहर है लेकिन यहाँ पे गार्डिंग अच्छे से नहीं है, दिन दिहाड़ी चोरी हो रही है, मुझे क्या है, यहाँ के बॉडी गार्ड इसको संभाल लेंगे, मुझे जल्दी से एग्ज़ाम देना है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी आंटी उससे आकर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है, उसका सामान चोरी हो चुका होता है। MC कहता है बूढ़ी अम्मा आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? वो बूढ़ी अम्मा रो रही होती है, वो कहती है ये हमारे ख़ानदानी जायदाद है, ये हमारा माल दौलत नहीं है, ये मेरे बेटे को एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने में लिए चाहिए, मेरी कोई मदद करो। कहता है गार्ड इसको बचा लेंगे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। इसको लिस्टा के ख्याल आ रहे होते, लिस्टा उसे कहते हैं जाओ इसको जाके बचाओ, इस आंटी की मदद करो। फिर MC वापस जाता है और बूढ़ी अम्मा को कहता है आप सब्र करो, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। फिर वो एक बैड तरीके से छलांग मारता है, फिर वो अपने मैजिक से उड़ते हुए चोर का पीछा कर रहा होता है। वो अपना मैजिक तैयार करता है, वो कहता है मुझे इतना गुस्सा आया है, मैं इस बंदे को जला दूंगा और जला के इसको कोयला कर दूंगा। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई आता है, वो कहता है साइड हो तो साइड हो। तो वो एक लड़की होती है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है, MC को धक्का दे के आगे जाती है, ये अपना मैजिक तैयार कर रही होती है। इसके मैजिक सर्कल तैयार होता है, वो मैजिक करती है तो चोर के आसपास सैंड आ जाती है। वो चोर हैरान हो रहा होता है कि आखिर इतनी सारी सैंड कहाँ से आई। तभी वो लड़की स्टाइल मार के आके स्टैंड के ऊपर खड़ी हो जाती है, फिर वो अपना नाम बताती है, मेरा नाम क्रिस टेटन है। MC गुस्सा होता है, MC कहता है ये बंदी इसको तो मैं जानता हूँ। तभी वो लड़की कहती है तुम यहाँ पे गोल्डन रोज सिटी में चोरी कर रहे हो दिन दिहाड़े, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, मुझे मानना पड़ेगा। MC बताता है सैंड की पावर और ये एटीट्यूड मुझे कन्फर्म है, ये वही है, ये वार्डन फैमिली की बड़ी बेटी है। फिर MC बताता है कि मैं इससे मिला हुआ हूँ, वार्डन फैमिली लुडविग फैमिली की तरह बड़ी फैमिली में से आती है जो पावरफुल मेज फैमिली से। हम यहाँ पे मेरे पास्ट लाइफ से पहले जब मेरा रिग्रेशन हुआ था, उससे पहले की मेमोरीज में मुझे पता है कि ये मैं इससे बहुत बार मिला हुआ हूँ, ये मुझसे आके बातें कर रही थी लेकिन मैं इससे बातें नहीं करता था। फिर MC को वो लड़की कहती है तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम्हें क्या मज़ा नहीं आता ऐसे रहने पे, तुम तो एक बड़ी मैजिक फैमिली के बेटे हो, सबसे बड़े फैमिली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। MC कहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो बात बात पे आके मेरे से बातें करती थी, मैं इंट्रोवर्ट था और मुझे इसको बातें करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसको इग्नोर मारता था। जैसा कि मैं अब उसको देख रहा हूँ, उसने एकेडमी वाले वाइट ड्रेस पहनी है, शायद वो मेरी उम्र की हो। तभी वो चोर होता है, वो उस लड़की पे अटैक कर देता है, वो लड़की उसे डोज तो कर लेती है लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसका अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास लोग भी उड़ जाते हैं। फिर वहाँ पे एक आंटी होती है जिसका एक बच्चा उड़ जाता है, वो कहते हैं मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उधर से MC अपना मैजिक करता है और उस छोटे से बच्चे को बचा लेता है। MC बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अब से अपनी बेल क्यूरियस की पावर यूज़ करता है। MC देखता है, कहता है ये चोर के पास मैजिक तो बड़े कमाल का है तो ये फिर भी चोरी, और ये दूसरा इसके हाथों में जो इसने इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं ये पता नहीं क्या है, ये छुपा के रखा हुआ है इसने। तभी वो लड़की कहती है अच्छा तुम इसको ब्लॉक कर सकते हो, अब इसको ब्लॉक करके दिखाओ। फिर वो अपनी पावर यूज़ करने लगती है, वो कहती है लेवल 2 का मैजिक, माइंड मैजिक। फिर वो चोर भी देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है ये क्या कर रही है। MC भी देख के शौक हो जाता है, MC कहता है ये सेकंड लेवल का मैजिक यूज़ कर रही है। तभी वो अपने हाथों में पावर बनाने लगती है, वो अपने हाथों में माना गैदर करती है, उसके बाद मैजिक कर देती है। वो कहती है हमारे फैमिली का सीक्रेट मैजिक है। फिर वहाँ से ज़मीन में से क्रैक आते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन में से बहुत ज़्यादा सैंड निकलती है। सैंड के साथ फिर हमें नजर आता है ये बहुत बड़ा गोलम होता है, इसको देख के वो चोर भी घबरा जाता है। फिर वो लड़की कहती है अब तुम अपनी पावर शो ऑफ करके दिखाओ, उस चोर की पूरी फट जाती है लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। फिर वो चोर हंसने लग जाता है, चोर कहता है ये मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है इसके साथ मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर वो अपने ब्रेसलेट में से ब्लैक ऑरा निकाल रहा होता है, फिर वो उसमें से अटैक कर देता है जो गोलम के आर पार बीच में से एक छेद कर देता है। लड़की पीछे देख के घबरा जाती है, लड़की जब पीछे देखती है तो उसका गोलम काम करना बंद कर देता है। तभी उस गोलम की आंखें चमकती है, वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है, जिस पर लड़की खुश हो जाती है। लड़की कहती है मेरे इतने बड़े गोलम को हराने के लिए तुम्हारे पिद्दी अटैक काफ़ी नहीं है, अगर तुम इसको हराना चाहते हो। वो इतना कहती है, पीछे से उसका गोलम उस पर अटैक करने लगता है। वो चोर हंस रहा होता है, कहता है अब तो तू गई बच्ची। तभी वहाँ से एक गोल्डन कलर की लाइट आती है और वो सीधा गोलम पे अटैक कर देती है। फिर उधर से आवाज़ आती है, वो कहता है कि तुम अगर ट्रम्प कार्ड शो कर दोगे तो तुम्हें पता लगेगा अब नुकसान क्या होता है इतनी जल्दी अपना ट्रम्प कार्ड शो करने का। ये MC होता है जो गोलम का आधा हाथ काट चुका होता है। MC उसको कहता है मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। चोर कहता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसने एक ही बार में गोलम को हरा दिया। MC अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो कहता है मैजिक में जो पहले कास्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इस तरह की MC को कहती है आखिर तुम
क्या कर रही हो। उस पर हमें एमसी दिखाया जाता है जिसने हाथ पे मैजिक सर्कल बनाया होता है, ब्लू कलर का मैजिक सर्कल होता है। इसकी पावर वाटर की होती है। एमसी उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट गोलम के मुंह पे कर देता है, जिससे हम गोलम के मुंह पे बहुत सारा पानी गिरता है। पानी इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ऊपर से बारिश आ जाती है, जिससे नीचे एमसी और वो लड़की गीले हो जाती हैं। वो लड़की एमसी को कहती है तुम वाटर मेज हो ना, तुम वाटर इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम वाटर एलिमेंटल मेज हो। फिर वो दोनों कुछ देख के हैरान हो जाते हैं, वो गोलम को कुछ भी नहीं हुआ होता। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम एक वाटर मेज हो और तुम्हारी लेवल 1 की स्पेल के आगे मेरा गोलम क्या टिक नहीं पाएगा, तुम खुद को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो। में दिखाया जाता है कि उस गोलम को एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा हुआ होता और गोलम से सलामत खड़ा होता है। इस पर वो चोर उन दोनों को देख के हंसने लगता है। वो कहता है इन चूजों को पता नहीं ये पंगा किससे ले रहे हैं, इनके सामने इनका बाप खड़ा है, इनको पता ही नहीं इनका बाप कौन है। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ चूजों, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। फिर वो अपने गोलम को कहता है गोलम ये देखो, ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पानी फेंक रहे हैं, ये खुद को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं और तुम्हें कमजोर समझते हैं, इनको इनकी औकात दिखा दो। तभी गोलम को गुस्सा आता है, गोलम अपना हाथ उठाता है, फिर पंच मारने के लिए नीचे को जाता है। गोलम कहता है मर जाओ। फिर तभी एमसी अपने हाथ में मैजिक बनाने लगता है। एमसी अपने हाथ में मैजिक बना के वाटर कैनन शूट करता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल कैनन होती है, ये उस पे हाथ पे जाकर लगती है गोलम के। वो लड़की तभी पीछे से कहती है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम अंधे हो, उस पर ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, हम दोनों मरने वाले हैं यहाँ पे। वो चोर उन दोनों को देख के हंसने लगता है। वो कहता है अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, तुम्हें पता है तुम्हारा अब्बू कौन है और हम तुम्हें मारने वाले हैं, तुम बच के नहीं जा सकते हमारे यहाँ से। एमसी तभी अपनी पावर ज्यादा कर देता है। एमसी कहता है मुझे इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। एमसी फिर पावर के प्रेशर और ज्यादा कर देता है। प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि गोलम के हाथ में क्रैक आने लगते हैं। एमसी कहता है इतना काफी नहीं है। एमसी और जोर लगाता है और उसका बाजू में पूरा पार देता है, आर पार कर देता है वो पानी। ये देख के वो चोर के एकदम फट जाता है। चोर कहता है अब मुझे कौन बचाएगी, ये गोलम नहीं मरना चाहिए, ये गोलम को इस चिवद्दी से बच्चे ने आखिर कैसे मार दिया। फिर हमें दिखाया जाता है वो गोलम का एक हाथ टूट चुका होता है। गोलम बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, गोलम अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है। तभी वो एमसी वहां से लड़की को लेकर साइड में छलांग मार देता है। वो गोलम का हाथ जैसे ही नीचे लगता है तो उसकी जो से वाइडर पॉइंट्स होते हैं वहां में से धुआं निकलने लगता है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक्स आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गोलम के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहे होते हैं। फिर वो चोर देख कर डर जाता है। चोर कहता है यार तुम गोलम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मर गए तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, ये मेरे साथ क्या करेंगे, तुम ऐसे नहीं मर सकते। वो फिर गोलम आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे गिर रहा होता है, वो पूरा टूटने लगता है। फिर हमें दिखाता है कि एमसी स्किट मार के स्टाइल में जो स्लिप मार के खड़ा हो रहा होता है। वो लड़की को उसने पीछे फेंक दिया था, लड़की कालाबाजियां खाते हुए पीछे चली जाती है। चोर अपने हाथ वाला मैजिक दोबारा इस्तेमाल करने लगता है। चोर कहता है मेरे गोलम तुम ऐसे नहीं मर सकते, तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। एमसी कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम अगर एक मैसेज एक बार यूज कर रहे हो तो वो तुम दोबारा दूसरा यूज नहीं कर सकते उसके साथ। तभी वो लड़की की नजर आती है। लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे कैसे पकड़ के आगे फेंक दिया, और उससे भी बड़ी बात तुम ये कर क्या रहे हो। एमसी उधर मैजिक कर रहा होता है। वो लड़की उसका मैजिक देख के कहती है अभी एक टाइम पहले इसने 1 स्टार का मैजिक किया, अब ये दोबारा मैजिक कर रहा है, आखिर ये है कौन। तभी एमसी दिखाया जाता है जो मैजिक कास्ट कर रहा होता है। वो मैजिक स्पेल बोल रहा होता है जो बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा और आपको भी फायदा नहीं है। आगे वो स्पेल को आसमान में छोड़ देता है जिसकी वजह से जमीन में दरारें आती है, जमीन में से क्रैक्स आके वो स्पेल आगे को जाने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जमीन में से बेलें निकलती है वो दरख्तों की, जो जाके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। वो उस गोलम के आर पार उसको पकड़ के उसको दबाने लगती है। वो इधर उधर से निकल रही होती है, हर जगह से वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है, सही तरह जकड़ लेती है। वो बेचारा चोर चीखे मारा होता है। वो कहता है मेरे गोलम को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। फिर वो बेल गोलम के आंख में मार के गोलम का काम तमाम कर देती है। फिर वो गोलम वो बेले जाके उस चोर को भी पकड़ लेती है। चोर कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो बेले उसको नहीं छोड़ती। तभी एमसी उस चोर की तरफ जाने लगता है जिसे देखकर वो चोर बेचारा डर जाता है। एमसी उसके पास जाता है, कहता है तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा लग रहा है, चलो मैं इसको देखता हूँ ये कैसा है। एमसी उसको देखता है। एमसी कहता है ये तो एक आर्टिफैक्ट है, मैं इसको देख के क्यूरियस हो गया था, मुझे ये पसंद आया है। एमसी उसको हाथ में पकड़ रहा होता है। तभी वो चोर चीखे मारने लग जाता है। वो एमसी को कहता है तुम चोर हो, तुम मेरे हाथ से ये सामान ले रही है तो मेरा है। एमसी कहता है ये देखो ये किसके मुंह से निकल रहा है, ये खुद ही चोर है, इसने अभी यही चोरी की है, इसीलिए ये पकड़ा गया है। एमसी उसको वहाँ से जाने लगता है। वो आखिर एमसी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम इतने ज़्यादा मल्टीकास्टिंग कैसे कर रहे थे। एमसी कहता है मैं नहीं। एमसी उधर इसको इग्नोर मार के चला जाता है। एमसी कहता है अगर मैंने इसको बता भी दिया फिर भी इसको भरोसा नहीं होना। एमसी फिर उस ब्रेसलेट को देखता है। एमसी कहता है ये बिल्कुल बेल क्यूरियस की तरह है, ये भी किसी भी 1 स्टार या 2 स्टार लेवल को ये कॉपी कर सकता है इसके मैजिक को, इसमें 2 स्टार लगे हैं इसलिए 2 स्टार लेवल के मैजिक कॉपी कर सकता है। उसके बाद एमसी वापस बाजार में जाता है। बाजार में उसको वही आंटी नजर आती है। वो आंटी के आंखों में आंसू होते हैं। एमसी उसको जाकर उसका सामान लौटा देता है। वो उसके हाथ में उसको
उठाता है, कहता है इसको अगली बार संभाल के रखना, जिसको लेकर आंटी के खुशी के आंसू आने लगते हैं। तभी वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारे एमसी को चीयर करने लगते हैं। वो कहते हैं हमारे सेवियर आ गए, हमारा गार्डियन आ गया, हमारा बचाने वाला मसीहा आ गया, सुपर हीरो आ गया। उनमें से कोई एक भी होता है, वो कहता है वो वार्डन जो लड़की थी उसने भी अच्छा किया, ये पागल ही होगा, आखिर कौन बता सकता है कि उसने अच्छी की है, सबने देखा है कि सब कुछ एमसी ने किया था। एमसी बेचारा शर्मा रहा होता है, तभी उसको अचानक याद आता है कि मैंने एग्जाम भी देना था। एमसी वहाँ से भागने लगता है, पीछे उसको चोर देखता है, चोर कहता है तू पुत्र मुझे अगली बार मिल, मैं तेरे से पूरा बदला लूंगा। वो उसको गालियां दे ही रहा था, तभी वो उसके गले पे कोई चाकू रख देता है। ये शहर के रॉयल गार्ड्स होते हैं जो उसके गले पे चाकू रख देते हैं। एक बार तुम इस चोर की शक्ल तो देखो, थोड़ी देर पहले ये एटीट्यूड की बातें कर रहा था जब इसके पास गरम था, अब इसकी एक बार शक्ल देखो जरा, मुझे तो हंसी आ रही है। उसके बाद एक उनका गार्ड वहाँ लड़की के पास जाता है, वो कहता है क्रिस्टा है। तभी हमें वो लड़की उसकी तरफ देखती है, वो देखती है कि ये उसकी प्रोफेसर होती है, वो कहती है प्रोफेसर कैरोलिन। तभी वो बताती है कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा हंगामा नहीं मचाना चाहिए था, तुम्हें गोलम ने इस्तेमाल करना चाहिए था। तब क्रिस्टा कहती है हाँ प्रोफेसर, मैं सही, आप सही कह रही हैं। तभी वो बताने लगती है कि जो बंदा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसने यहाँ सबको बचाया, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और उसकी स्पीड प्रोफेसरों के बराबर थी। क्या आपने उसे देखा? जिस पर प्रोफेसर कहती है हाँ मैंने उसको देखा था। तो फिर वो आगे क्रिस्टा कहने लगती है कि वो सिलेक्शन मीटिंग के टाइम पे वो बंदा मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था, आखिर इस दरमियान क्या हुआ है? प्रोफेसर कहने लगती है आखिर अगर वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे आया था तो वो यहाँ पे तुम्हारे साथ कर क्या रहा था? तभी उस लड़की को क्लिक होता है, वो कहते प्रोफेशनल एग्जाम, मैं भी तो यहाँ पे एग्जाम के लिए आई हूँ। इस पर प्रोफेसर बताते हैं एग्जाम तो काफी टाइम पहले शुरू हो गया, क्या तुम अभी तक यहीं पे हो? फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो अपनी पूरी जान के साथ भाग रहा होता है एग्जाम की तरफ। प्रोफेसर लिस्टर से कहती है अगर तुम एग्जाम देने आई थी तो तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? एग्जाम तो काफी टाइम पहले शुरू हो गया, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हमें एमसी दौड़ता हुआ दिखाया जाता है जो अभी तक नहीं पहुंचा हुआ और वो दौड़ा होता है। उसके बाद हमें प्रोफेसर का रूम दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई बुक ले रहा होता है, ये वही प्रोफेसर कैरोलिन होती है जो बुक में एमसी के बारे में तलाश कर रही होती है। उसको पता लगता है कि एमसी किसी भी मैजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसने कोई भी ऐसी अचीवमेंट नहीं की जिसमें उसका नाम लिखा हो, जिससे उसका नाम मशहूर हुआ हो। वो कहते हैं आखिर मुझे समझ नहीं आ रही इसको प्रोडिजी क्यों कहा जाता है, जो लुडविग फैमिली को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज्यादा कैलेमिटी लेके आएगा। तभी वो कुछ पढ़ के हैरान हो जाती है, वो पढ़ती है कि ये अपने ग्रैंडफादर स्क्वायर लिचविड के पास 3 साल इसने काम किया हुआ है। वो कहती है कि उसने स्क्वायर लिचविड के पास काम किया हुआ है जो ओसरी स्कूल का हेड भी रह चुका है और बहुत बड़ा ग्रेट मेज था। वो ये नहीं देखता था कि फैमिली है तो इसको छोड़ दो, वो किसी पे रहम नहीं दिखाता था, वो उन बंदों को छोड़ देता था जो उसको रिजल्ट नहीं दिखाते थे और जो इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग नहीं बनते थे। उसने तो अपनी खुद की बेटी को भी नजरअंदाज कर दिया था जब उसने अच्छे से रिजल्ट नहीं किए। अगर ऐसा बंदा इसके असिस्टेंट बैठा है, ये इससे जीनियस बंदे का असिस्टेंट बैठा है, तो ये सारी स्कूलों में सबसे टॉप लेवल का जीनियस होगा जो प्रोडिजी हमारे पास पढ़ने आया है। मैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसको अच्छी तरह टेस्ट करना पड़ेगा, इसकी स्किल्स कैसी है। फिर वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है, जिस पर उसकी असिस्टेंट आती है, वो उसको कहती है मेरी काउंसलर के साथ मीटिंग अरेंज करो, मैं एक स्पेशल एडमिशन के बारे में उससे बात करने जाऊंगी। सुबह वो एक जगह पहुंचती है जहाँ पर कोई उसको कहता है कि ये हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है ना, मैं सही कह रही हूँ, टैलेंटेड बच्चे इसी जगह पे आते हैं और इसी महीने में आते हैं। फिर वो आगे बहुत सारे बच्चों का नाम ले रही होती है जो उसके हिसाब से टैलेंटेड होते हैं। वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा गाइस, आपको समझ नहीं आएगी, वो आगे जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर पता लगेंगे, ये कौन सा कैरेक्टर, ये कौन सा, इनकी पावर्स क्या है, वो आगे जाके पता लगेगा। फिर हमें दिखाई जाती है पर्पल बालों में एक औरत होती है, पता नहीं मर्द होता है, ये यहाँ का काउंसलर होता है, स्कूल का हेडमास्टर। फिर वो आपस में बातें करने लगती है। वो मैडम कहती है कि यहाँ पे 8 लेट कमर्स आई हैं, 8 बच्चे जो लेट आए हैं इस दाखिले से, इनमें वार्डन फैमिली ने अपना टैलेंटेड बच्चा भी बेचा है, लेकिन मुझे लगता है ये अकेले ही सफर करेगा। फैमिलीज और ये 8 स्कूलों में लड़ाई बहुत टाइम से चलती आ रही है और हमें नहीं चाहिए कि हम इसमें बच्चों को शामिल करें, लेकिन ये अभी एक स्पेशल सिचुएशन है। मैं सारे प्रोफेसर और सब किसी को स्टाफ को नोटिफाई कर देती हूँ, इन बच्चों पे स्पेशल नजर रखो और अपनी हाथ चला के भी करो, अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो मेरे से बात करो। फिर हमें दिखाया जाता है ये डिलाटन की हेडमास्टर काउंसलर होती है, इसका नाम मेडुलिया पेज होता है, हम इसको हेडमास्टर ही कहेंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आपको भी समझ में आए। तभी हेडमास्टर उस प्रोफेसर से पूछती है क्या मसला है। प्रोफेसर कहते हैं ये आपके लिए बहुत जल्दी, आप इतना जल्दी फैसला कर रही है, बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर उस पर हेडमास्टर कहते हैं मुझे जल्दी बताओ और बताओ मुझे। वो कहती है आप किस बारे में बात करनी है। वो कहती है और जीनियस लोग भी आए होंगे यहाँ स्कूल में, के बारे में मुझे बताओ, सिर्फ क्रिस्टा नहीं आई है और भी फैमिली से कई जीनियस आ रहे हैं, मुझे सबकी रिपोर्ट दो।
जो प्रिंसिपल होती है वो प्रोफेसर से पूछती है क्या तुम उस बच्चे के बारे में तो बात नहीं करी जिसे तुमने एडिशनल एग्जाम से पास किया ज़बरदस्ती ले जाकर। जिस पर प्रोफेसर कहती है अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बता भी दिया तो तुम यकीन नहीं करोगे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो एक प्रोडिजी है। जिस पर वो डीन कहती है कि तुम्हें इधर उधर मुंह मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं, अभी भी तुम वही हरकतें करती हो। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है हमें रेन लिटविक को एडमिशन लेने देना चाहिए और उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो हेडमास्टर उसकी रिपोर्ट देखती है, वो कहती है मैं भी क्यूरियस हूँ आखिर वो इस सिचुएशन में क्या एक्ट करेंगे। फिर वो कहती है हमें वैसे भी पता लग जाएगा, उसका जो होम रूम टीचर है वो ओवन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो उन सबको बता देगा। वैसे तुमने बताया था कि वो कोई रिवार्ड्स नहीं लेगा, क्या ये सच बात है? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं हाँ वो कोई भी रिवार्ड्स नहीं लेना चाहता और वो नहीं चाहता कि सबको पता लगे कि वो हीरो है, वो बस बैठ के और बुक्स पढ़ना चाहता है और मैजिक सीखना चाहता है। जिस पर वो हेडमास्टर कहते हैं वो काफ़ी अजीब बंदा है। प्रोफेसर कहती है कि अजीब बंदे महान मैजिशियन बंदे, मेरी मास्टर मुझे ये कहा करती थी और वैसे भी आज तुम ज़्यादा कुछ चमकती हुई नहीं लग रही हो, वजह क्या है? जिस पर वो हेडमास्टर कहती है तुम हमेशा की तरह जिद्दी हो, तुम्हें पता है ना कि वो जोन सा चोर जिसने रेन ने जिसको पकड़ा था वो डार्क मैजिक से मिला हुआ और डार्क चर्च से उसके ताल्लुकात हैं। जिस पर प्रोफेसर कहती है नहीं मुझे नहीं पता था, वो तो स्पेशल डिवीजन वाले संभाल लेंगे ना, हमारे पास इतना मसला नहीं होगा, वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जिस पर हेडमास्टर कहती है वो बहुत जल्दी आएंगे। प्रोफेसर ये बात सुनकर कहते हैं मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। हेडमास्टर कह रही है तुम तैयार रहना वो आएंगे। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो बैठा होता है उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। हमसे बताता है कि मुझे उसके बाद सुबह टाइम कॉन्टैक्ट किया गया, मैं एग्जाम में लेट आया था, फिर वो मुझे दाखिला दे दिया गया और मुझे एनरोलमेंट कर दिया गया, मैं अकेडमी जाऊँगा। उसने मुझे ऑफर दी कि मैं एडिशनल एग्जाम के नाम पर आ जाऊँ और वहाँ पे आके एडमिशन ले लूँ दूसरे तरीके से, क्योंकि मैंने रेगुलर एग्जाम के लिए मैं लेट हो गया। उसे ये डर था कि ये मेरी इज्जत खराब कर देगा कि मैं रेगुलर एग्जाम नहीं लेके दूसरा एग्जाम लूँ, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं था। फिर मैं उस अकेडमी के सामने खड़ा हो गया जिसे एक जीनियस के कहा जाता था और इसको अकेडमी ऑफ नॉलेज और पिलर ऑफ नॉलेज पता नहीं कितने सारे इसको टाइटल दिए गए थे। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो यूनिफॉर्म चेंज करके उसमें दाखिला ले लेता है और वो बिल्डिंग में जा रहा होता है, उसकी गोल्डन और व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म उस पर बहुत जच रही होती है। एमसी कहता है स्कूल और मेरा कभी कनेक्शन था ही नहीं, मैं जब छोटा था मेरी पिछली लाइफ में तो मैं ओसरी स्कूल में मैंने सारा कुछ मैजिक सीखा और जब मैं रीइंकार्नेट होकर इस लाइफ में आया तो मैंने अपनी फैमिली से मैजिक सीखा, मुझे मैजिक सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई। अभी भी मुझे कोई मैजिक सीखने की ज़रूरत नहीं और मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन मैं बस ये देखना है कि मेरी कंपेनियन एस्टर ने मेरे लिए क्या बोझा है और वह मेरी लाइफ के दूसरे एंड पे मेरे लिए इंतजार कर रही है, मैं इसीलिए सिर्फ यहाँ पे आया हूँ। एमसी ये एक बार सब कुछ सोच कर अपने पिछले पलों को सोच के खुशी खुशी आगे जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से वही लड़की आवाज़ लगाती है क्रिस्टा नाम वाली, जिसे सुनकर एमसी उसको पहचान लेता है। एमसी अनोइड फेस बना लेता है, एमसी उससे तंग आ चुका होता है। एमसी उसको हाई करता है जिस पर वो कहते हैं तुम तो वही हो ना, तुमने मेरी हेल्प की थी, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। नहीं तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मैं अकेले ही कर सकती हूँ। वो फिर एटीट्यूड दिखाने लगती है, शुरू में उसको थैंक यू कह देती है, फिर वो एटीट्यूड दिखाने लगती है उसको। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब क्रिस्टा को पहचान लेते हैं, वो कहते हैं ये क्रिस्टा वार्डन है ना, ये वार्डन फैमिली की वो बहुत बड़ी लड़की है जो प्रोडिजी है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। और ये दूसरा बंदा रोएन लुडविग है ना जो प्रोडिजी कहलाता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर ये सुनकर क्रिस्टा सबसे पहले सीधी हो जाती है, फिर एमसी को कहती है रेन तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें अपना ओपोनेंट एक्नॉलेज किया है, मैं तुम्हारे साथ राइवल हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगी। जिस पर रेन कहता है मैंने ये जितना सोचा था ये उससे मशहूर है और ये मुझसे लड़ाई क्यों करना चाहती है, आखिर ये मेरी लाइवर क्यों बनना चाहती है। इससे मुझे उस लड़की के गूज बम्स आते हैं जो मेरे से मेरी पिछली लाइफ में मेरी चीज़ का नाम घीस लिया था। एमसी कहता है ये एक राइवल वाली चीज़ें मुझे बहुत अनोइंग लगती है, मुझे पसंद नहीं है राइवल वाली चीज़ें और मेरे साथ कोई मुकाबला करे। ये सुनकर क्रिस्टा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुमने उस वक्त वो जो देखा था, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना ही है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम रिग्रेट करने वाले हो, मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाऊंगी। वो फिर मैजिक करने लगती है, उसके हाथ में चैंटिंग्स बन जाती है और माना निकलने लगता है। अपनी पावर से वहाँ पर स्टैंड स्टॉर्म ले आती है जिससे बहुत ज़्यादा तेज आंधी आती है, वो आंधी इतनी तेज होती है कि शायद में बच्चों को भी उड़ा रही होती है। एमसी कहता है क्या इसको फर्क नहीं पड़ता, इधर आसपास इतने लोग हैं सबके सामने लड़ रही है। उस पर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें मेरी पावर्स का अंदाजा हो गया, अब तुम्हें क्या लगता है तुम क्या अपना फुल पोटेंशियल दिखाओगे मेरे सामने, क्या तुम मुझे अपना राइवल चुनते हो। एमसी कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी रीइंकार्नेट होगी और मेरी लाइफ में वापस आ गई हो, मुझे ऐसे लोग बहुत बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे अभी इसको इसका मजा चखाना पड़ेगा, इसको मुझे बताना पड़ेगा मैं आखिर कितना पावरफुल हूँ। तभी साइड में से आवाज आती है, वो कहते हैं एक टायरन फैमिली का टायरन और दूसरे एक अकेडमी का जीनियस आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच घमासान युद्ध चली हम देखते हैं। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है, ये ग्रीन कलर के इसके बाल होते हैं, इस बंदे के बहुत गंदा बंदा होता है, इसका ह्यूबर्ट होता है जिसकी टट्टी जैसे बाल होते हैं। जब ह्यूबर्ट वहाँ पे पहुंचता है तो आसपास बच्चे बात करने लगते हैं, वो कहते हैं ह्यूबर्ट वो वाले स्कूल से आया है ना, जिस पर दूसरा कहता है ह्यूबर्ट और क्रिस्टा की फैमिली में बहुत सी लड़ाई चल रही है, ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। फिर ह्यूबर्ट लिस्टा को कहता है तुम लड़ाई करो, तुम रुक क्यों गई, जिस पर लिस्टा कहती है सॉरी मगर मैं ऐसी निकम्मी ऑडियंस के साथ मैं
ऐसे नहीं कर सकती, ये तो किसी को चीयर भी नहीं कर रही और तुम्हारे ऐसे बदबूदार की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं चाहती तुम्हारे जैसा कमज़ोर बंदा मेरी मैजिक से हर्ट हो जाए, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर रही। जिस पर ह्यूबर्ट भी बोलने लगता है, हाँ मैं तुम्हारी तरह रोंदू थोड़ी हूँ जो हर जगह पे जाके रहूँ। वैसे ये कोई बुरी अच्छी बात नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करो, अपनी कद से भी बड़ी और औकात से बड़ी बातें करो। तुम्हारा मैजिक तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने, हमारी फैमिली के सामने हमारी फैमिली बहुत ग्रेट है। क्रिस्टा कहती है तुम्हारे जैसे भगोड़े और भगने वाले को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुमने तो बात के अपनी फैमिली का नाक कटा दिया है। फिर उस पर ह्यूबर्ट कहता है तुमने भी अपनी फैमिली की कोई इज्जत नहीं रखी, तुम आखिर उन सबके सामने रोंदू निकली, तुमने कोई भी अपना मैजिक अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तुम अपनी फैमिली के नाम पर डब्बा हो, काला डब्बा। फिर वो साइड में एमसी की तरफ देख के कहता है तुम्हारी प्रेजेंस इतनी छोटी है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। मैं आई एम सॉरी, तुम बहुत छोटे बंदे मुझे लगते हो, तुम अकेडमी के जीनियस हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट पे करता हूँ। तुम मेरी शक्ल की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरी शक्ल पे कुछ लग गया है क्या, या मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया है? जिस पर एमसी कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें देख रहा था और सोच रहा था आखिर तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मैजिक भी आता है? अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें मैजिक अच्छे से आना चाहिए और हाई लेवल आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा तुम जैसे निकम्मे के साथ। जो सुनकर वहाँ पे सभी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रीन बालों वाला टट्टी ह्यूबर्ट भी शौक हो जाता है। वो कहता है छोटे बच्चे तुमने मेरे बारे में क्या कहा? तभी वहाँ से क्रिस्टा जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्रिस्टा कहती है जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम ऐसे बंदे से बिस्ती खा रहे जिसको तुमने कभी जिंदगी में पहली बार देखा नहीं, और तुम्हारी वो अच्छे से टिका के बिस्ती कर रहे हो, तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हें सारे तुम्हारी फैमिली में निकम्मा कहते, तुम्हारे हाथ से कुछ आता ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक मर चुकी होती। जो सुनकर ह्यूबर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो आग बबूला हो जाता है। तभी पीछे से एक आंटी आती है, वो कहती है तुम सारे न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गप्पे लगा रहे हो, जल्दी आओ, वहाँ पे असेंबली शुरू हो गई, वहाँ पे मास्टर डीन ने आना है। और क्रिस्टा तुम क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ सबकी रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए, जल्दी से यहाँ पे दफा हो जाओ। जिस पे कहती है मैं आती हूँ। पीछे ऑकवर्ड माहौल बन जाता है, सारे चुप खामोश होते हैं। ह्यूबर्ट की बड़ी बेइज्जती हुई होती है, उसका मुंह लाल हुआ होता है। तभी वो क्रिस्टा जाते जाते एमसी को बुलाती है। एमसी कहता है अब इसको मेरे साथ क्या काम है? तभी क्रिस्टा कहती है मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन मैं अगली बार जरूर वापस आऊंगी और हम दोनों अपना हिसाब चुकता करेंगे, मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। पीछे बच्चे कह रहे होते कि अकेडमी की जीनियस क्रिस्टा एक लड़के के पीछे क्यों पड़ गई है, ये नया लड़का है, ये तो कोई फेयर बात नहीं, अच्छी बात नहीं है, वो इसके पीछे ही पड़ गया, वो इसकी जान ना ले ले। पीछे से दो लड़के आते हैं, वो कहते हैं क्रिस्टा को बहुत हार्ड टाइम होगा, ये बहुत अकेडमी का जीनियस है, तुम दोनों इस स्कूल से नहीं हो ना, तुम दूसरे स्कूल से आए हो, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन एमसी जो है ना वो यहाँ का जो पुराना हेडमास्टर था उसका असिस्टेंट रह चुका है, वो बहुत सख्त था और ये फाइट फेयर नहीं होने वाली। तभी हमें दिखाया जाता है उधर सारी ऑडियंस बैठी होती है, बीच में एक बंदा आके शो शुरू करता है। तभी हमारे वहाँ पे गोबर वाला बंदा दिखाया जाता है, फिर एक और बंदा दिखाया जाता है, फिर एक और लड़की हमें दिखाई जाती है पिंक कलर वाली। ये बंदे हमें आखिर में जाके पता लगेंगे आगे स्टोरी में, जब स्टोरी प्रोग्रेस करेगी। उसके बाद हमें क्रिस्टा दिखाई जाती है जो आके भाषण देती है, रिप्रेजेंटेटिव वाला, जो हमें ब्लर कर दिया जाता है, वैसे भी ये भाषण किसी काम का नहीं है। उसके बाद एमसी दिखाया जाता है जो बहुत बोर हो रहा होता है, वो कहता है आखिर ये सब कुछ कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा? तभी बताया जाता है कि हेड मास्टर आ रही है, सब लोग सेट आउट हो जाए। तभी दिखाया जाता है कि पर्पल स्विच गालों वाली वो लड़की अंदर को आ रही होती है, उसने ब्लैक कैप पहनी होती है। फिर बताया जाता है कि काउंसलर यहाँ पे वेलकम स्पीच देंगे, जिसको एमसी बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर काउंसलर के बारे में बताया जाता है कि ये एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट मेज है इस वक्त, ये इसका नाम मेडिला पेज है। उसके बाद वो एक नजर से ऊपर देखती है, ऊपर सारा माहौल खामोश आ जाता है, सारे उससे डर जाते हैं। एमसी भी उसको बड़े गौर से देख रहा होता है। उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है मिस्टर पेज के। तभी एमसी को क्लिक होता है, एमसी को अपनी साथी याद आती है। एमसी कहता है इसको इसका पर्पल कलर इसके जेनेटिक से मिला है। फिर उसकी साथी दिखाई जाती है, एमसी और उसकी साथी। मैं स्टूडेंट्स मैं तुम्हारा डिलेटन में वेलकम करती हूँ और मैं तुम्हें ये बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, डिलेटन उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं। यहाँ पे सिर्फ तुम में से आधे लोग यहाँ से पास करके जाओगे और उनमें से भी मुट्ठी भर यहाँ से ग्रेजुएट कर पाएंगे। तुम सबसे पहले तुम 238 लोग हो, यहाँ में से आधे तुम्हारी बात खत्म होते जाएंगे, आगे आगे तुम्हारे ट्रायल्स आते जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हम यहाँ पे सिर्फ मैजिशियंस ट्रेन करते हैं, हम कोई मजाक नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है असली मैजिशियन बनने का और हिस्ट्री में अपना नाम लिखने का तो तुम यहाँ पे डिलेटन में पढ़ सकते हो, वरना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पढ़ने की। और मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। हम यहाँ पे पत्थर को तराश के उसको तेज करते हैं, जो सड़े हुए पत्थर होते हैं हमको उनको चमका देते हैं। तुम यहाँ पे एक दूसरे से बार बार टकराओगे और टकराते टकराते तुम आपस में तेज होते जाओगे और तुम ग्रो होते जाओगे। अगर तुम एक बार ग्रो होगे तो तुम्हें मैं हेड मास्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक सीनियर विजार्डमैन की हैसियत से वेलकम करूंगी और मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। तभी सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए खामोश
खुश होते हैं, फिर सब तालियां बजाने लगते हैं। ये सारी बातें उनके दिल पे जाके लगती है। फिर वो बड़ी बेडस तरीके से वो अपनी एंट्री करती है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है विजार्ड। गाइस यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं 100 के लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, आप लोग 100 लाइक्स कर दो अगले पार्ट के लिए, और मैं इसका पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस चेकआउट करो जो बहुत मज़े की है।